Yes, Bidisha, we can begin. Okay. हेलो एवरीवन, सभी साथियों को जिंदाबाद। ये हमारे इस साल के सबसे जो पहला सेशन सीरीज है उसका आखिरी सेशन है और ये सारे सेशंस हमने इस महीने के अराउंड एजुकेशन शिक्षा के ऊपर रखा था। बेसिकली एज वी ऑल नो कि किस तरह से a state, any state for that matter, institutions के ऊपर उनका control किस तरीके का होता है and with the governments coming or with power changing but although the state power remaining the same, किस तरीके का impact होता है education पे and इस सीरीज का पहला सेशन था about commercialization and privatization of education. The next session was on digitalization of education and जो नए नए policies ला रहे हैं वो लोग और specifically also ये पिछले 2 साल में during the pandemic किस तरीके से students affect हुए हैं digitalization के वजह से बहुत ज़्यादा affect हुए हैं especially the students from the youth from marginalized backgrounds और we know कि इसका impact क्या रहा है बहुत सारे students पे. The third session was on discrimination that is practiced in institution, which has been going on for like since forever, but अभी जिस तरीके का violence होता है उसके साथ साथ and उस violence को impunity मिलता है from the government, from the state. और around that also बहुत सारे जो struggles देखे हमने in the last few years, वो struggles भी काफी पावरफुल रहे हैं एंड कई सारे स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में. जिस तरीके से अटैक बढ़ता गया उस तरीके से मूवमेंट्स भी सामने आए काफी पावरफुल. द लास्ट शायद पेंडेमिक से पहले वो CA NRC के मूवमेंट के टाइम पे भी काफी सारे इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से बहुत पावरफुल मूवमेंट्स आए. The fourth session was again on the curriculum in the education system now and around the pedagogy. और आज का सेशन है about हम इस सब से how do we move through in such times for education and truly education as a means of liberation, education as a means of emancipation कैसे हो पाएगा. How do we imagine an education system like that? The session would be about that. और जैसे I was saying कि fascism के बढ़ने के साथ साथ या जो institutions का take over हो गया है, we don't have any doubt in that. और उस ऐसे हालातों में in fascist times में एक के बाद एक institution को वापस हमें हम हमारा as people's institution उन सबको हम कैसे establish कर पाएंगे, कैसे navigate करेंगे इन सब के through और हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ पाएंगे. तो हम education को कैसे इन सब हालातों में देखते हैं या देखना चाहते हैं. How do we imagine our future and the education system as we move through these times, उसके ऊपर चर्चा करेंगे. We have with us as moderator today and a very interesting group of panelists, young people who we are very excited to hear as well. This session will be moderated by Iqbal, who hails from Madhya Pradesh, and he has been working with Samajwadi Jan Parishad. And Iqbal was from JNU and also was very active in the student politics in JNU.
He also works as a journalist and काफी एक्टिव रहे हैं होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में. Currently he is in Delhi. Iqbal, I would like to hand over the session to you. Hi, I'm waiting for my video to start. I think it takes a few seconds. सभी साथियों को जिंदाबाद, जोहार. राष्ट्रीय जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से युवा संवाद के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं. जैसा कि विदिशा ने बताया कि हम लोग पूरे जनवरी के महीने में एनएपीएम ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर एक साप्ताहिक संवाद रखा था, जिसकी आखिरी कड़ी है और इसका शीर्षक है हमारी पूरी व्याख्यानमाला का शीर्षक है समतामूलक समतावादी शिक्षा की ओर. और आज का जो हमारा विषय है वो है कि फासीवाद से मुक्ति कैसे हमारी शिक्षा को मिले, वो कैसे आगे बढ़ेगी. तो सबसे पहले तो मैं आज का जो मौका है उस पे 2-3 लोगों को याद करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा. सबसे पहले तो आज गौरी लंकेश का जन्मदिन है और आज अगर वो हमारे बीच होती तो 60 साल की हो गई होती. और हम में से ज्यादा लोग जानते हैं कि गौरी लंकेश जो है वो फासीवाद, चूंकि हमारा आज का विषय भी है, फासीवाद के खिलाफ अपनी स्थानीय जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मातृभाषा में जो पत्रकारिता के माध्यम से, अपने एक्टिविज्म के माध्यम से सबसे बड़े नामों में से एक रही. और उन्होंने हमेशा सीधी चोट की ब्राह्मणवाद के ऊपर, फासीवाद के ऊपर. और इसीलिए जो है फासीवादी ताकतों ने उनको 2017 में उनकी हत्या कर दी. उनकी शहादत लेकिन व्यर्थ नहीं गई इन अर्थों में, क्योंकि खासकर उसी समय जेएनयू का छात्र आंदोलन चल रहा था. तो मुझे याद है कि किस तरह से उन्होंने हमारे सभी छात्र नेताओं का एकदम आगे बढ़कर समर्थन किया. उनको अपना बेटा भी बोला उन्होंने, बेटा बेटी जो है, जो हमारे छात्र नेता थे. तो गौरी लंकेश was always in the front line of struggle against fascism, and she directly attacked Brahmanical notions, the Brahmanical powers, and that is why she had to pay with her life. But her struggle continues to inspire us and continues to give power to us to keep fighting against the fascist forces. So this is the opportune moment to pay tribute to her on behalf of us. इसके अलावा a very sad news we have received today that Professor J.S. Bandukwala is no more. Professor J.S. Bandukwala was a physics professor initially as a profession, but he is known to us as a human rights activist in Gujarat who stood with the minorities, stood with the Muslims through the worst phase of oppression in the early 2000s during the Gujarat pogrom. And even before that, he spoke out against the ghettoization of Muslims in the city where he lived, Vadodara, and throughout Gujarat and across other states also. He was one of the foremost voices of resistance to the fascist regime, to the BJP. And we would like to also pay tribute to him, and we continue to take forward his legacy. ऑल्सो ये प्रोफेसर जे.एस. बंदूकवाला के बारे में भी संक्षेप में हिंदी में भी कह दूं कि आज सुबह ही उनका निधन हो गया. बहुत दुख भरी खबर आई है. वो गुजरात के वडोदरा में फिजिक्स रहते थे. पहले फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, लेकिन एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान हम लोगों के बीच में है, जिन्होंने जो गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हिंसा का तांडव भाजपा ने खेला, उस समय वो मजबूती से डटे रहे और उसका मुकाबला किया. और सांस्थानिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा है, जो भेदभाव है, उसका उन्होंने विरोध किया.
तो हम उनको याद करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दोनों प्रोफेसर जेस बंदूकवाला और गौरी लंकेश को। साथियों, और एक और चीज़ ये भी है कि कल गांधी का भी शहादत दिवस है, तो उनको भी अवसर है याद करने का, क्योंकि जो दोनों हमारे विषय हैं, एक तो सांप्रदायिकता, फासीवाद का विरोध, और दूसरा अम, जो है शिक्षा पर बात, तो ये दोनों चीज़ें गांधी के विचारों में आगे रहीं, और फासीवाद का विरोध करते हुए ही उन्हें भी अपनी शहादत देनी पड़ी। वो पहले शुरुआती लोगों में से थे जिनको अपना निशाना बनाया भारत में जो है हिंदू दक्षिणपंथी ताकतों ने। तो we also would like to remember that tomorrow is the martyrdom day of Gandhi, because he fought against the communal forces, and also remember his intervention, his contribution to education also, जो उनका नई तालीम, new education का विचार था, which was towards the localized knowledges, and also about mother tongue. He was very insistent on mother tongue education, मातृभाषा में शिक्षा की। तो साथियों, ज़्यादा बातें मुझे कहनी नहीं है। बस मैं ये थोड़ा-सा बोलते हुए फिर स्पीकर्स जो वक्ताओं की तरफ बढ़ूँगा कि जिस समय में हम ये चर्चा रख रहे हैं, कुछ सुर्खियों की तरफ हम नज़र डाल लें, अखबार की सुर्खियों की तरफ। तो पिछले 1 हफ्ते में बिहार और उत्तर प्रदेश में जो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, खासकर रेलवे और दूसरी सरकारी उपक्रमों की डी क्लास डी की परीक्षाओं की, उन और फिर परीक्षा को बदल करके उसके मापदंड अचानक से बदल दिए गए, और उन लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई, और वैसे भी कोविड के नाम पर लगातार परीक्षाएँ पोस्टपोन भी की जा रही हैं, उनमें घपले भी हो रहे हैं। तो जब उन्होंने प्रदर्शन किए, तो बहुत बेरहमी से उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, उनके हॉस्टल के कमरों में घुसकर उनको पीटा गया है, और उन पर आँसू गैस चलाई गई है, लाठियाँ चलाई गई। और ये सिर्फ ये दिखाता है इस बेरोज़गारी और शिक्षा की बुरी हालत को कि 33 हज़ार नौकरियों के लिए 1.25 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरे थे। तो इस सरकार के अंतर्गत शिक्षा का भी, जहाँ पढ़े-लिखे नौजवान जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो कमरों में रहकर कोचिंग सेंटरों के भरोसे अनंत काल तक इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और फिर जब वो परीक्षा की माँग करते हैं, सिर्फ ये माँग कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा समय पर ले लीजिए, तरीके से ले लीजिए, तो उनको बेरहमी से पीटा जाता है। जैसे कोई बाकी भी, जैसे जिन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, पर जैसे कोई दुश्मन हो, जैसे मतलब जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो, इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। दूसरी एक सुर्खी ये है कि हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक माना हुआ कॉलेज है, उसमें जो ज़मीन जिस पर लड़कियों का हॉस्टल बनना था, उस पर एक गौशाला प्रस्तावित कर दी गई है, और कहा गया है कि इससे गाय पर शोध होगा, और छात्र-छात्राओं को और जो भी कॉलेज के लोगों को, उनको दूध और घी और ये सब जो है पर्याप्त मात्रा में खाने को मिल सकेगा। तो अम स्थिति जो हम कल्पना करते थे, उससे ज़्यादा अ, चुनौतीपूर्ण है, ज़्यादा भयावह है। लेकिन साथ ही साथ उसके खिलाफ प्रतिरोध भी बढ़े हैं। पिछले 5-7 सालों में जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार को दी है, किसानों और सीए एनआरसी मूवमेंट के अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है, वो स्टूडेंट्स ने ही दी है, छात्रों ने ही दी है। और जैसा कि विदिशा ने भी कहा कि ये जो पूरी सीरीज़ है, ये अलग-अलग पहलुओं में किस तरह से शिक्षा पर हमला हुआ है, किस तरह से क्या-क्या चुनौतियाँ उस पर बात करती है। तो जब हम फासीवाद से लड़ने की बात करते हैं, फासीवाद से शिक्षा को मुक्त करने की बात करते हैं, तो वो कॉर्पोरेटाइज़ेशन, निजीकरण, ऑनलाइन मोड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी बात है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर निजी हाथों में
और केंद्रीकृत हाथों में शिक्षा को देना चाहती है, तो साथ ही साथ वो उसमें जो दमित जातियां हैं, दमित वर्ग हैं, उनका जो आरक्षण है, उनके लिए छात्रवृत्तियां हैं, उनके लिए हॉस्टल हैं, उनको भी खत्म करना चाहती है। तो वो उस तरह से ब्राह्मणिकल फासिस्ट एजेंडा पर भी चल रही है। तो ये दोनों अलग-अलग बातें नहीं हैं, ये बात ज़रूर है कि हमारे अलग-अलग वक्ता उनके शायद अलग-अलग पहलुओं को छुएँ, पर ये समग्रता में एक हमला है और इससे मुकाबला भी समग्रता में ही करना होगा। अब इतनी बात को मैं अंग्रेजी में भी कह देता हूँ कि today when we are holding this discussion, it is pertinent to look at a few newspaper headlines which will make it clear the context in which we are talking. So the one is that students or people who are competing for the job exams of railways and other government agencies were brutally beaten up in Bihar and Uttar Pradesh, different cities. They had been agitating so that their exams could be held on time and as per the procedure which was previously announced. But the police beat them by entering their rooms, used tear gas, water cannons, and lathi charge to disperse them, and just for demanding that these exams be held on time. And just the fact that 1.25 crore people had filled the forms for barely 35,000 jobs shows that the extent of unemployment and the situation of education where graduates and postgraduates are forced to compete and depend on coachings for these exams, which are never happening. They keep year after year, they are trying for these. And secondly, that Delhi University's Hansraj College, which is considered a premier college, and Delhi University is considered one of the best universities in humanities in the country. There, the administration has decided to open a cow shed. I don't know what they are calling it, the Cow Research Institute, whatever, on the land meant for a girls' hostel. So these two things are in itself, they don't need further elaboration to understand the state of affairs in education. And like I said, that in this discussion series, we have touched upon different aspects of how education is being taken away from the people, from the oppressed classes, and how it can be reclaimed, be it online education due to COVID, be it different elements of pedagogy. And similarly, what I wanted to say was that when we talk about fascism, how to take education out of the clutches of fascism, it is at the same time talking about how to take it out of the clutches of corporates, out of privatization, because both are complementing each other in the new education policy. They are working for centralization. At the same time, they are working to take out whatever safeguards there were to ensure that people from the oppressed communities can participate, and the scholarships, the hostels, and reservations, of course, have been diluted across institutions. So our different speakers will touch upon different aspects of these, but as a whole, this is the general scenario, and this is the struggle that is ahead of us. So without taking further time, I would like to invite the first speaker, that is Arjun Mehar. अर्जुन मेहर जो है वो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से आते हैं, और इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू में सवाई माधोपुर से, फिर बाद में जयपुर से, और फिर अभी की है। पहले इन्होंने बीटेक और बीए किया है, उसके बाद अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से ये कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। आदिवासी पृष्ठभूमि से भी हैं और पूर्वी राजस्थान के आदिवासी इलाकों में आदिवासी छात्रों की, खासकर ग्रामीण अंचलों के जो संघर्ष रहे उसमें साथी रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अर्जुन, हु इज फ्रॉम राजस्थान, and he's a student activist, Adivasi activist, and currently doing law from Delhi University, having earlier studied from Rajasthan. So I invite Arjun. I give the dais to Arjun now.
या तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, हुल जोहार। सबसे पहले तो मैं आज आप तमाम साथियों को पता है, जैसे इकबाल भाई ने जिक्र किया कि गौरी लंकेश जी का जयंती है। तो सबसे पहले तो हम आज यहाँ पर जितने भी साथी मौजूद हैं, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप तमाम वो साथी हैं जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जिस दौर में एक तबका धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उस दौर में आप तमाम साथी शिक्षा बचाने की लड़ाई, शिक्षण संस्थानों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथियों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैं अपनी जो बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से शुरू करूंगा, फिर जो कोविड के दौरान जो डिजिटल डिवाइड जो आया है कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। साथियों, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल उस तरीके से है कि ये शिक्षा को खत्म कर देगी। और ये नई जो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि टेक ओवर करो, मर्जर करो और उसके बाद उसको खत्म कर दो, तो ये नई चीजें पैदा नहीं करेगी, ये शिक्षण संस्थानों को खत्म करेगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मेरा गांव है, वहां पहले 3 स्कूल हुआ करते थे, सरकारी स्कूल। सरकार ने ऐसा किया कि वहां पर कांग्रेस की जब सरकार आई, अभी सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम यहाँ पर जो 5th क्लास तक की जो स्कूल है उनको चला पाए। तो 5th क्लास वाली स्कूल को बंद किया जाता है और आप 10th तक की स्कूल को चलाइए। और जो बच्चे यानी कि 5 किलोमीटर दूर नहीं जा पाते थे, जो गांव में ही पढ़ते थे, उनकी जो स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था गांव में ही थी, उस शिक्षण संस्थान को सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। जबकि आप तमाम साथी जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है और राज्यों की सत्ता की और सरकारों की और राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। और शिक्षा, निशुल्क शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। और शिक्षा ऐसी नहीं, निशुल्क शिक्षा के नाम पर आप लोगों को कचरा खिला रहे हो। ये 2 चीजें हैं कि कह देंगी, सरकार कह देगी हम निशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन निशुल्क शिक्षा के नाम पे स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, तबके को क्या मिलेगा? उन लोगों को मिलता है निशुल्क शिक्षा के नाम पर, यानी कि स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। अगर 10 सब्जेक्ट हैं, जैसे 12 तक का स्कूल है, अलग अलग ब्रांच है, जैसे मैथ्स की होगी, कॉमर्स की होगी और आर्ट्स से हो गए, तो अब मान लीजिए किसी स्कूल में 10 सब्जेक्ट हैं, तो साइंस के टीचर नहीं होंगे। किसी स्टूडेंट को साइंस पढ़नी है लेकिन साइंस का टीचर नहीं है उस स्कूल में, तो उस बच्चे को मजबूरी में आर्ट्स में जाना पड़ता है। किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स लेनी है तो इकोनॉमिक्स का कोई टीचर नहीं है तो उसको साइंस लेनी पड़ती है। इस तरीके की दिक्कतों का स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ता है फ्री शिक्षा के नाम पर। जबकि ये होना चाहिए कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन के नाम पर वो तमाम सुविधाएं मिले। जो लोग, जिन्होंने एजुकेशन को कमोडिटी बना दिया है और जो लोग एजुकेशन को खरीद रहे हैं, जो जिनके पास एजुकेशन को खरीदने की क्षमता है, जो हासिल कर पा रहे हैं, वो चीज जो हासिल कर रहा है पैसों से जो शख्स, वो निःशुल्क हासिल होनी चाहिए। ये जब हो जाएगा तब तो फ्री शिक्षा का महत्व है, वरना ये आने वाली पीढ़ियों को बर्बादियों की कगार पर धकेलने की एक साजिश है, नई शिक्षा जो नीति है। बिल्कुल इस बात को आप तमाम साथियों को समझना पड़ेगा। इसमें जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो भी आप देखेंगे, अभी इकबाल भाई ने भी जिक्र किया कि जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, नई शिक्षा का जो नई शिक्षा की नीति है, बिल्कुल सामाजिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं करती है। जैसे जेएनयू का अभी एडमिशन की जो पॉलिसी है, वो देश के अंदर सबसे बेहतर पॉलिसी मानी जाती है स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए। जब एंट्रेंस टेस्ट होता है, एमए का जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था कि आपको अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसी स्थल से आते हैं जहाँ की सुख सुविधाएं बहुत इस तरीके की कि आप सरवाइव नहीं कर पाए एजुकेशन के लिए, तो आपको अलग से एक पॉइंट मिलता है। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये हर देश की यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार इन तमाम चीजों को खत्म कर देगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए आप
मेरा जो गांव है, गांव में मेरी एजुकेशन हुई, गांव की एजुकेशन मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मेरे फादर प्रिंसिपल है, तो मैंने एजुकेशन को बिल्कुल क्लोज से देखा कि किस तरीके का एजुकेशन का माहौल होता है। हम सवाई माधोपुर शिफ्ट हो गए, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेरे फादर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थे। मेरे फादर जिस स्कूल में प्रिंसिपल थे, मैं उनका बच्चा उनके स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। ये सबसे बड़ी जो दुखद वाली चीज है ना, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था। मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि मेरे फादर को पता था कि अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ेगा तो वहां पर केवल हिंदी का और संस्कृत का ही टीचर मिलेगा, इंग्लिश का टीचर नहीं मिलेगा, ना वहां पर साइंस का टीचर मिलेगा, ना मैथमेटिक्स का टीचर मिलेगा। तो उनके पास पैसा था, उन्होंने मुझे किसी अच्छे स्कूल में डाल दिया। लेकिन जिन बच्चों के पास, जिनके माता पिता 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो बच्चे कैसी एजुकेशन हासिल कर पाते हो। मैं ये सोचने वाला विषय, ये मेरा खुद का देखा हुआ एक पर्सनल अनुभव है, जिससे हो सकता है कि कई लोग वाकिफ ना हो इस अनुभव से। ये मैंने खुद ने झेला है। फिर हमारी कॉलोनी के अंदर 2 सरकारी स्कूल खुलते हैं, लेकिन उन सरकारी स्कूलों के अंदर कौन बच्चे पढ़ते हैं? उन सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं जो बिल्कुल लोअर क्लास से आते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मेरे फादर से कहा कि मिस्टर रमेश मीणा, आपकी जो बच्चियां हैं, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो बच्ची है उसको आप हमारे स्कूल में भेज दीजिए, और ताकि इस कॉलोनी के जो दूसरे परिवारों के लोग हैं वो इससे मोटिवेट हों कि एक प्रिंसिपल की बच्ची उस स्कूल में जा रही है, तो हम भी अपने बच्चों को वहां भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो तमाम चीजें उपलब्ध करवाई जा सके सरकारी स्कूल की तरफ से, जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है। तो हमने रिस्क लिया, हमारी फैमिली ने रिस्क लिया, और इससे काफी लोग मोटिवेट हुए और उस स्कूल के अंदर गए। फिर लोगों ने जबकि मैं मानता हूं कि ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लोगों ने इसको पे बैक टू सोसाइटी बोलते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। जिस ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर मैं आता हूं, उसके अंदर पे बैक टू सोसाइटी कहा जाता है कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, जो हमारे कस्बे के अंदर स्कूल है, उसके लिए कब कोई भी मतलब आप पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, ताकि जैसे कि वहाँ लाइब्रेरी नहीं है स्कूल के अंदर, तो लाइब्रेरी स्टेब्लिश करने के लिए आप पैसा दे रहे हैं सरकारी स्कूल को, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो इस तरीके के संघर्षों का सामना करना पड़ता है साथियों। और मैं तो उस समुदाय से हूँ कि मेरी माता बिल्कुल, यानी कि वो, उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर्स ने, हमने, मेरे पापा ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया है। मैं उस समुदाय से आता हूं जिसकी जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें भी ऐसी महिलाएं मिल जाएगी, ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने शिक्षा हासिल नहीं करी है। तो हमारी तो जो आने वाली दूसरी पीढ़ी होगी वो पूर्णतः शिक्षित हो पाएगी। हम उस कम्युनिटी से आते हैं। अगर उस कम्युनिटी के हाथ में आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम, सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है, तो ये जो मेरी कम्युनिटी है, देखो मैं मेरी कम्युनिटी का दर्द साझा कर रहा हूँ कि जिस कम्युनिटी के पास अभी अपने रिसोर्स को बचाने की जो उसका कम्युनिटी लड़ाई लड़ रही है, जिसके पास अपनी पहचान तक नहीं है, क्योंकि 2019 के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस देश के 10 लाख आदिवासी परिवार अपने जंगलों को खाली कर दीजिए, क्योंकि उनके पास पहचान पत्र नहीं है, उनके पास ये प्रूफ नहीं है कि ये जो जमीन है वो उनकी है। अब आप सोचिए कि जिस परिवार के पास अपनी पहचान तक नहीं है, पहचान साबित करने का तरीका नहीं है, वो लोग शिक्षा कैसे हासिल कर पाएंगे इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पूर्णतः आप इस बात को समझ लीजिए कि ये नई शिक्षा नीति है, ये उन तबकों को जिनको हाशिए पे धकेल दिया गया है, उन तबकों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देने की साजिश है। ये एक सिंपल सी बात है। इसके लिए हम तमाम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। और अभी इकबाल भाई एक बात कह रहे थे कि यूपी और बिहार के अंदर जिन छात्रों पे अटैक हुआ, बिल्कुल उन छात्रों के साथ अटैक हुआ, उसकी तमाम लोगों ने निंदा करी और निंदा होनी चाहिए।
लेकिन आप उन छात्रों में से अधिक वीडियो देखेंगे, जितने लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, जितने लोग, क्योंकि मैं उन आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं, आप लोग सब दिल्ली में रहते हैं, आप भी आंदोलनों का हिस्सा रहते हैं। हमने एक आंदोलन देखा था, एसएससी सीजीएल का जो आंदोलन हुआ था, एसएससी सीजीएल आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, लोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे और मांग करते थे कि हमारा एसएससी का रिजल्ट निकाला जाए, और मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध हो रहा था उन स्टूडेंट्स के माध्यम से। वो रविश कुमार को अपना हीरो बताते थे, और शाम को आते ही रविश का शो खत्म होने के बाद क्या बोलते थे कि यार वोट तो मोदी को ही देना है। ये उन बच्चों की सोच होती थी, क्योंकि उनके अंदर धर्म की अफीम जो उनके दिमाग में भरती गई थी ना, उसकी वजह से केवल वो रोजगार पाने तक आप जैसे साथियों का, हम जैसे साथियों का जो उनके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए डंडे खाते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए फ्री शिक्षा की मांग करते हैं, बस उनके लिए हम एक मोहरा होते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वोट वहीं दे के आते हैं जहां एक धर्म के प्रति उनकी नफरत है, इस वजह से फेक नेशनलिज्म के नाम पर वोट वो वहीं टिका के आते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आंदोलन में हिस्सा लिया, जो दिन रात रविश कुमार की बड़ाई करते थे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो उन लोगों ने वोट मोदी सरकार को टिकाया। और यही चीज हमने देखा कोविड के दौरान लोगों ने जब ये पीएमटी वाला एग्जाम होना था, तो लोग लगातार नीट वाला जो एग्जाम होना था, जिसको हम पहले पीएमटी कहते थे, तो नीट वाला जो एग्जाम होना था, स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ट्वीट कर रहे थे, मोदी के वीडियोज पे जाके डिसलाइक कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इस देश के अंदर युवाओं की क्रांति होने वाली है, युवा अपने हकों के लिए लड़ रहा है, अपने लिए संघर्ष करना चाहता है। लेकिन हमने उसकी परिणति बिहार चुनाव में देखी, जबकि सबसे ज्यादा संख्या में प्रभावित होने वाले स्टूडेंट्स, वोटर, जो नया वोटर था बिल्कुल 18 साल का, वो प्रभावित होने वाला वोटर बिहार का सबसे ज्यादा संख्या में था, लेकिन उसकी परिणति हमने देखी। तो ये जो चीजें हैं, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि संघर्षशील लोग, हम उस तबके को बता पाए कि फांसीवाद से कैसे लड़ना है। केवल ये नहीं कि तुम्हारा डिसलाइक ट्विटर का या यूट्यूब का डिसलाइक फांसीवाद को खत्म कर देगा या तुम्हें जॉब दिला देगा। इन चीजों से जॉब हासिल नहीं होगी। जॉब हासिल होगी क्योंकि हम मैं पहली बार जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आया, देखो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आया तो मैंने पहली बार नारा सुना, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। जबकि राजस्थान में मैंने कई स्टूडेंट प्रोटेस्टों में हिस्सा लिया, कई जन आंदोलनों में हिस्सा लिया, कभी लेकिन ये नारा नहीं सुना था। ये नारा दिल्ली आके पता लगा कि एक स्टूडेंट की मूलभूत जो जरूरत होती है या मूलभूत जो उसको दिमाग के अंदर चीज डाली जानी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई के लिए भी लड़िए, लेकिन आप अपनी सोसाइटी के अंदर परिवर्तन लाने के लिए भी लड़िए। तो ये जो चीज हमने यहाँ के सीखी है, इस चीज को हमें देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीजें लोग वहां तक पहुंच पाई है। लोगों के लिए आज भी एजुकेशन केवल इस चीज का माध्यम है कि वो केवल पढ़ाई ले लें, डिग्री ले लें। आज भी क्षेत्रों के अंदर एजुकेशन को केवल ये माना जाता है कि इसकी परसेंटेज कितनी थी, ये अपनी कॉलेज का टॉपर था, क्या था, जबकि और उसी से मूल्यांकन करते हैं इंसान का कि ये इंसान सफल है या असफल है, क्या उसने सरकारी जॉब हासिल करी है, क्या वो पैसे वाला है। तो मतलब एजुकेशन लोग केवल जॉब पाने के लिए, कुछ धंधा पानी खोलने के लिए, इन चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस चीज को परिवर्तित करने की जरूरत है। लोगों को, युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है कि आपके लिए एजुकेशन का क्या महत्व है, आप अपने एजुकेशन का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकते हैं, साथ में अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज हमें युवाओं को सिखानी पड़ेगी, तभी हम फांसीवाद से लड़ पाएंगे। आगे कोई बात होगी तो मैं रखूंगा, अभी के लिए इतनी ही बातें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अर्जुन भाई, बहुत आपने संक्षेप में और अपने समय के उसमें अच्छी बात रखी।
I would briefly sum up Arjun's intervention in English, and then after that we'll move on to the next speaker. So Arjun started with the criticism of new education policy, that it is aimed at finishing institutions, and instead of establishing new institutions, it aims to actually either co-opt the existing institutions into a private setup, or even finish institutions. So he gave the example of his village, where initially there were 3 schools, and then gradually, even under the Congress government, he said there is no difference between the Congress and BJP in this, that it has been reduced to 1 school. Then he was giving the example of, for example, the admission policy, that JNU was supposed to have a progressive education policy because it gave deprivation points to backward areas, but this policy has been finished and now it is being homogenized. The new education policy actually homogenizes the education system, even though education is given as a concurrent subject in the constitution. So actually the central government cannot impose its decisions on different states, but that is actually being done. Now he also gave the example of himself, that he was studying in a government school, and but later on he had to shift to a private school despite his father being a principal in the government school, because the government school did not have teachers of all subjects. It had teachers only in, say, Hindi and Sanskrit, and other subjects there were no teachers, so they had to shift. And then he gave another example where there was a girls' school whose principal actually requested his father that he should send his daughters, he should that people should send, even having means to go to private school, they should send their kids to government school, so that other people will also feel confident that a government school can give good education. Then he gave examples of social support. He said that the community he belongs to, the Meena community, the Adivasi community, they actually gathered resources to help school run better. But he said this should not be so. It is the government's responsibility to actually run government schools. So based on his concrete experiences, he said that the whole government system, school system needs to be reformed. And he said that his family is a family of first generation learners. His mother could not even read, but he and his siblings have taught her to read. But others who don't have resources are actually struggling. The most marginalized sections are being devoid of education. Regarding the protests of railway jobs, he said that of course these students are facing a lot of oppression from the government, but it is also seen quite often that students who are particularly focused on their one issue, for example, he gave the example of SSC CGL candidates who were protesting outside I think, yeah, the SSC headquarters in Delhi, that they would come and gather for the protest and shout slogans against the government. But at the end of the day, they did not have political differences with the government. They might even end up voting for Modi once their problem is resolved or not resolved. So he said that when students are only focused on career, they are not able to connect with the larger struggles. So the need of the hour is to politicize the students and to make them understand that it is the fascist government, the political nature of the government, which is the problem, rather than the issue, only the issue. So he focused on the need for politicization. तो अर्जुन भाई ने अपना पक्ष अच्छे से रखा एनईपी से जोड़ते हुए, और उनकी बात से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। इकबाल भाई, एक मैं छोटी सी बात मैं भूल गया था, मैं ऐड करना चाहूंगा। या जल्दी से। जी जी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। डिजिटल डिवाइड पे मुझे बात करनी थी। आप तमाम साथियों ने देखा होगा कि जैसे ही कोविड आया, उसके बाद शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। आज भी हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अभी तक ओपन नहीं है। मैं ये नहीं जानता कि मेरे क्लासमेट कौन है, मैं ये नहीं जानता कि मेरी पढ़ाने वाले टीचर कौन है।
अगर वो मुझे कभी मेट्रो में मिल जाए तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा। इस देश के अंदर मेट्रोज खुले हुए हैं, शादियां हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की रैली हो रही है, मेले लग रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, बस शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा रहे हैं। पहले ये समझ में आता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को या जेएनयू को इस कारण नहीं खोला जा रहा है कि यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन जब किसान आंदोलन भी खत्म हो चुका है, उन्होंने स्थगित कर दिया है किसान नेताओं ने, उसके बाद समझ में आ रहा है कि किसी सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो शिक्षण संस्थानों को खोले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा का एग्जांपल है, आप इस बात को समझ लीजिए। एनडीटीवी ने एक मुहिम चलाई, महाराष्ट्र के एक आदिवासी गांव था, वहां नेटवर्क नहीं आता था। एनडीटीवी की मुहिम से वहां पहले तो नेटवर्क स्थापित किया गया, ताकि वहां के बच्चों को नेटवर्क मिल सके, मोबाइल नेटवर्क मिल सके, जिससे वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए। उसके बाद चलो उन्होंने वो चीजें कर दी पब्लिक फंड से माध्यम से, लेकिन उन बच्चों के पास, आदिवासी हर बच्चे के पास तो मोबाइल था नहीं, तो उन्होंने फिर उसके बाद एक मुहिम चलाई, साकेत करके नाम है, उन्होंने ट्विटर पे मुहिम चलाई और कम से कम 100-150 बच्चों को उन्होंने मोबाइल गिफ्ट किए। एनडीटीवी की तरफ से ये सब चीज हुई। लेकिन जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 10 लाख आदिवासी परिवार जिनके पास कागज नहीं है ये दिखाने की कि ये उनकी जमीन है, जो ये तय नहीं कर, जो ये नहीं बता पाएंगे सरकार को कि ये उनकी जमीन है, ये यहाँ के मूल निवासी है, ये इस जंगल में रहने वाले लोग हैं जो हजारों वर्षों से रह पा रहे हैं, उनके बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल कर पा रहे होंगे, आप क्या सोच सकते हैं? यानी कि मैं उनकी परिकल्पना करूं तो मैं सोचता हूं वो बच्चे, अगर वहां कोई स्कूल भी होगी तो कोई उनके पास रिसोर्स नहीं होगा जिसके माध्यम से वो एजुकेशन हासिल कर पाए। हम और आप लोग मोबाइल डिवाइस लेकर ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही कई लोग, मैं मेरे मेरे यानी कि जो देखो, अमीर और गरीब हर तबके के अंदर हो सकता है। आज मेरी फैमिली को अन्य जो ट्राइबल्स हैं उनके बजाय एक प्रिविलेज हासिल है, वो हासिल हुआ है एजुकेशन के माध्यम से, पैसा आने के माध्यम से। मेरे मामा जी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग रोज लैपटॉप पे, मोबाइल पे क्लास लेते हैं, एक ट्यूटर उनको शाम को पढ़ाने भी आता है। लेकिन दूसरी ओर मेरा अंकल का बच्चा जो गांव में रहते हैं, जो खेती करते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है। टीचर बोलता है कि आप स्कूल तो आओगे नहीं, पास उनको यूं ही कर दिया जा रहा है। मतलब वो ABCD तक लिखना नहीं जानता, लेकिन तब भी क्लास में चलो पास कर दो, इनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो। आप ये समझ लीजिए, ग्रामीण स्तर पे जब आप जाके देखोगे, ये तो पूर्वी राजस्थान का हाल है। जब मैं छत्तीसगढ़, झारखंड की परिकल्पना या उड़ीसा की परिकल्पना करूंगा तो सोचने पे विवश आ जाऊंगा वहां क्या हाल होगा। पूर्वी राजस्थान को देश का सबसे विकसित आदिवासी इलाका माना जाता है, कि यहाँ सबसे ज्यादा डेवलप आदिवासी रहते हैं जिनके पास पूरे रिसोर्स हैं। वहां के ये हालात हैं कि वहां के बच्चे 3-3 साल, जो 12th में पढ़ता था वो ये मान लीजिए 5 साल पीछे गया, जो 8th में पढ़ता था उसका मतलब है वो 0 से स्टार्टिंग करेगा पढ़ाई अपनी, जब भी स्कूल खुलेंगे तब। ये रियल कंडीशन है, ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन इस पे ना तो नेता ध्यान दे रहे हैं, न इस पे विपक्ष ध्यान दे रहा है, न कोई और ध्यान दे रहा है। केवल क्योंकि जिन लोगों के पास रिसोर्स है वो सोचते हैं यार अपने पास लैपटॉप है, अपने पास नेटवर्क है, वाईफाई है, हम क्लास ले सकते हैं। मैं आपको मेरी स्थिति बताता हूं, मैं दिल्ली होता हूं तो मैं क्लास ले पाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं गांव जाता हूं तो मेरे मोबाइल में एयरटेल का नेटवर्क है, वहां मुझे स्पेशल मेरे कजन का किसी का वाईफाई मांग के क्लास लेनी पड़ती है। ये स्थिति तो मेरे गांव की है, जो तो पूर्वी राजस्थान का सबसे डेवलप गांव कहा जाता है, इसको विलेज ऑफ ऑफिसर्स कहा जाता है, उस गांव की ये स्थिति है। अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश भर के अंदर शिक्षण संस्थानों की क्या हालत होगी, सरकारी शिक्षण संस्थानों की। और केवल वही स्कूल सरवाइव कर पा रहे हैं इस दौर के अंदर जिन स्कूलों की फीस करोड़ लाखों रुपए हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, वही स्कूल सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट जो स्कूल छोटे मोटे जो कॉलोनियों में हुआ करते थे, जो किसी तहसील स्तर पे हुआ करते थे, जो महीने की 100 रुपए 200 रुपए फीस लेके बच्चों को पढ़ाते थे, वो स्कूल भी बंद हो गए।
तो ये कोविड की वजह से जो डिजिटल डिवाइड की वजह से जो गैप पैदा हो रहा है, इस गैप को भरना मुझे लगता है कि आने वाले 7-8 साल में भी गैप भर नहीं पाएगा। तो यही बात कहनी थी। थैंक यू। या धन्यवाद। So Arjun added a few more points about the digital divide, how the online mode of education is excluding more and more people, and specifically excluding tribal Adivasi communities across the country. He said that in Rajasthan is supposed to be one of the better off Adivasi communities, the most well-doing Adivasi community, and even there he sees that a majority of children are unable to access education. So he can only imagine how terrible the situation is in other states. मैं और ज्यादा समय लिए बिना अब अपनी अगली स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, जो कि है फरवा नकवी। फरवा जो है लखनऊ से हैं और इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, अर्थशास्त्र में इन्होंने मास्टर किया है, और एंटी सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान इन्होंने उसमें हिस्सेदारी की और तब से ये जुड़ी हुई है स्टूडेंट मूवमेंट्स पे। So I would like to invite Farwa, a student activist from Lucknow. She is also associated with AISA. So I would like to give her the dais. Welcome, Farwa. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इकबाल जी। बहुत शुक्रिया NAPM का हमें इस संवाद में अपने साथ जोड़ने के लिए, सभी साथियों को जो ये इस मीटिंग में हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, उन सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल। और तो हम बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे, NEP से ही रिलेटेड, NEP से ही जोड़ते हुए। थोड़ा सा नजदीक से बोलेंगी फरवा, तो थोड़ा आवाज तेज आएगी। जी, अब क्या आवाज ठीक आ रही है? इकबाल जी बता सकते हैं अब आवाज? अब ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, बोलिए। जी शुक्रिया। तो हम NEP से ही जोड़ते हुए बात रखेंगे कि NEP की जो मूल बात है, बाजारीकरण हो रहा है शिक्षा का और निजीकरण हो रहा है। तो जिस रफ्तार से हो रहा है, NEP को हम समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल उसको उसके लिए एक महज टूल है, एक साधन है। तो इन्हीं सब मुद्दों से जुड़ी हुई बात ये भी है कि नई शिक्षा नीति एजुकेशन को होमोजेनाइज करने का भी एक अटेम्प्ट है। इसमें ये बात है कि एजुकेशन को एक समारूपता देने की जो कोशिश है, वो भी पूरी तरीके से इस नई शिक्षा नीति के थ्रू की जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है और कैसे ये जुड़ा हुआ है प्राइवेटाइजेशन से और कमर्शलाइजेशन से, इसके ऊपर हम थोड़ी बात रखेंगे। तो यहाँ हम सब लोग ये समझते हैं कि आज़ादी के बाद से ये समझा गया कि इंडिया में एजुकेशन का ये पर्पस है कि इंडिया को बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरत है एक अच्छी एजुकेशन की, शिक्षा की, और अच्छी समझ होने की ज़रूरत है। तो हमें इंडिया को बिल्ड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडिया है क्या, इंडिया की रिच कल्चरल जो हिस्ट्री है, जो रही है अलग-अलग रीजन्स में और अलग-अलग टाइम पीरियड्स में, जो जिनमें अलग-अलग फील्ड्स ऑफ एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशंस होते रहे हैं, जो लिटरेचर डेवलप होता रहा है, जो कल्चर डेवलप होता रहा है, उन सभी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है अगर हम इंडिया को समझना चाह रहे हैं और इंडिया को बिल्ड करना चाह रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बाद हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो हम इंडिया को बिल्ड करने के लिए जो हमारा नेशनलिज्म का जो आइडिया बना, वो एक एंटी इम्पीरियल या एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए हमारा नेशनलिज्म कायम हुआ। वो हमने उस समझ को हमने डेवलप किया यहाँ पर। तो इसमें ये समझने की ज़रूरत कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन रहा, वो हर किसी के ऊपर रहा और इंडिया के सभी लोगों के ऊपर, इंडिया और ख़ास करके जो मार्जिनलाइज़ तबके रहे, उनके ऊपर और ज़्यादा दमन होता था कॉलोनियल फोर्सेस की तरफ से भी। और एक्सप्लॉइटेशन इस हद तक कि उसने मॉडर्न मास पावर्टी क्रिएट करी। दिस वाज ऑन
a scale larger than any exploitation by any previous ruler whatsoever. लेकिन हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हमें क्या प्रेजेंट किया जाता है, हमें जो इतना सारा रिच कल्चरल हिस्ट्री और हमारा लेगेसी है, उन सब को हटाकर हमें हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एक स्पेसिफिक विचारधारा और एक स्पेसिफिक रीजन की भी बात कहें तो हमें सुप्रीमेसी पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कोर्स कंटेंट्स में वो पेंट करके इस तरह से दिखाता है कि यही एक खास टाइम पीरियड था, यही एक खास रीजन था, यही एक खास विचारधारा थी जो इंडिया की ग्रेटनेस दर्शाता है, यही एक गोल्डन एज थी इंडिया की। तो इसके साथ साथ पूरे एजुकेशन को हम पेंट कर रहे हैं और होमोजेनाइज करते जा रहे हैं। तो ये होमोजेनाइजेशन क्यों हो रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे यहाँ पर। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ से ही पहले अगर हम समझें कि ये जो वर्ल्ड क्लास का जो शब्द है, जो वर्ल्ड क्लास का आइडिया है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम ये मान रहे हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ जिसे हम आज कहते हैं, वो कंट्रीज़ जिन्होंने बाकी सारे दुनिया के देशों को एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया, वो कंट्रीज को हम मान रहे हैं कि उनकी सुपीरियॉरिटी मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमें उनके जैसी अपनी एजुकेशन बनानी है, हमें उनका एक मिमिक्री करना है अपने एजुकेशन सिस्टम में भी। तो हमने पहले ही उनकी हेजेमनी को हमने कबूल कर लिया। तो ये एक जो हमारा एजेंडा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो ये भी इसीलिए कि ये क्योंकि हमें ग्लोबल मार्केट के लिए एक पूरा वर्कफोर्स तैयार करना है। ग्लोबल जो लोग जाएं इन यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी फिर एक ख़ास तरीके की सोच के लोग होंगे, एक ख़ास तरीके के प्रिविलेज सेक्शन के लोग होंगे। तो इन सारी बातों को अभी जो अर्जुन जी ने जितनी भी सारी बातें कही और उन्होंने जितना भी हमें एक बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करके दिया कि इंडिया के जो पिछड़े तबके हैं उनकी क्या इस समय दुर्दशा है, इन बातों को हम उनसे कनेक्ट करके समझें कि ये जो एजुकेशन है वो कितने ज़्यादा प्रिविलेज लोगों के लिए है और कितने ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोगों को हम इससे एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो बजाय इसके कि हमारी एजुकेशन ऐसी होती जिसमें कि मेडिकल साइंसेज में भी, इवन प्योर साइंसेज में भी एक जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी ये समझते कि आपको भाई बेसिक जो साइंसेज हैं उनके जो प्रपोजिशंस हैं उनकी समझ तो है ही ज़रूरी, मगर एक इंडिया में जो पेशेंट्स हैं आपको उनकी प्रोफाइल अलग से समझने की ज़रूरत थी। वहाँ पर आप सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में आप बैठकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को मिमिक करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस जी मीरा जी कुछ कह रहे हैं, आई एम सॉरी। नहीं, बस माइक और थोड़ा नजदीक रखिए और थोड़ा और जी जी जी। तो हम यही बात रख रहे थे कि बजाय इसके कि हम ऐसी एजुकेशन डेवलप करते जो हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने में हेल्प करती और इंडिया को समझने में हेल्प करती और हम फिर बिल्ड कर पाते कुछ, उसके बजाय हम एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट के लिए एक वर्कफोर्स तैयार करने की जैसी एजुकेशन, और उसके लिए एक ही माइंडसेट भी हमें चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि वर्कफोर्स तैयार करना है, जब ग्लोबलाइज्ड कैपिटल को भी मोबिलिटी के लिए कि जो बाजारीकरण हो रहा है बाकी सारे देश में, उनको भी जब बेचा जाए तो उसके लिए भी एक ही जैसी सोच होगी तभी वो बिकेगा। तो ये पूरा काम एजुकेशन के थ्रू ये नई शिक्षा नीति कर रही है इस तरीके से, और हमें ये माइंडसेट फिर दिखाई भी देता है
कि जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने कोई आम लड़के लड़कियां भी नहीं, जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो टेकफॉग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट और दूसरे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल हो रहा है हेट को बढ़ाने के लिए। बुली बाई जैसी ऐप्स क्रिएट की जा रही हैं और क्लब हाउस पे जिस तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं, वहाँ ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये हम जो कह रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं, ये हेट है। आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि हम नफ़रत कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा नफ़रत भरी बातें कर रहे हैं, हम इतनी ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक बातें कर रहे हैं, ये रेप कल्चर है। आपको लग रहा है ये सब इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़्ड चीज़ें कर दी गई हैं। तो यहीं पर हमें ज़रूरत है ये समझने की कि ये जो बाज़ार का और हिंदुत्व ब्रिगेड का ये जो गठजोड़ है, ये किस तरह से काम कर रहा है और ये नियो फासिज़्म, नव फासीवाद को किस तरह से उभारता चला जा रहा है। अर्जुन जी ने अभी जो अभी बेरोज़गारी का आंदोलन उभर रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, उसके ऊपर भी बात करी, तो उसी में थोड़ा और भी ये जोड़ना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से करीब जुलाई के समय से यहाँ पर जितने भी छात्र संगठन हैं, उन्होंने मिलकर एक मोर्चा तैयार किया, छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा, और यूपी मांगे रोजगार एक अभियान चलाया गया, जिसमें यही हम सबकी समझ थी। इसमें आयसा आरवाई ने एक प्रमुख रोल निभाया। उसमें समझ यही थी कि एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि कम से कम बात हो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सिवाय इसके कि बस आप जिस तरह की राजनीति हुई है पिछले कुछ सालों में और होती आ रही है, तो उससे हटाकर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो। उसकी हमारे अभियान की यूपी मांगे रोजगार अभियान की एक प्रमुख मांग ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस घोषित किया जाए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्नाइज किया जाए कि हर इंसान का हक है कि उसे रोजगार मिले, और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये बेरोजगारी भत्ता इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में जब हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, छात्रों से, युवाओं से, तो इतना आसान नहीं होता उनके लिए ये समझना कि ये हमारा कितना एक ज़रूरी हक है, ये हमें मिलना चाहिए। ये बड़े एम्फेसिस देने के बाद समझ में आता है कि ये बेरोज़गारी भत्ता हमें मिलेगा भी और इससे कुछ इसकी ज़रूरत भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब बात यहाँ तक आने में इतना समय लग गया कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि हम वैसे तो बीजेपी के वर्कर हैं, हम कार्ड दिखा दें, मगर अब भूखे थोड़ी रहेंगे। तो ये इसीलिए आ गया कि ये जो मार्केट है, ये इन तमाम तरीकों से पूरी तरीके से हिंदुत्व ब्रिगेड के साथ काम कर रहा है और ये नहीं चाहता कि ये लोग अपना अधिकार जाने कि उनका अधिकार है उनका अधिकार है एम्प्लॉयमेंट, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। तो उनको एक रोज सुबह एक सेंस ऑफ पर्पस उनको दे दिया गया कि ये आपकी सुप्रीमेसिस्ट हिंदू आइडेंटिटी है, और ये बजाय अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन देने के आपको इस चीज से कॉम्पेंसेट कर दिया गया, जो आपसे छीना गया उसकी भरपाई इस चीज ने कर दी कि आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिल गया कि अब रोज सुबह हमें इस चीज के लिए खड़े उठकर लड़ना है। और आपको विलेंस दे दिए कि ये आपके जो आपको अगर शिक्षा नहीं मिल रही है तो आपकी सीटें रिजर्वेशन की वजह से आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको मुसलमानों की वजह से रोजगारी नहीं मिल रही है। तो रोजगार नहीं मिल रहा है
क्योंकि रोजगार जो है वो आपका इतनी ज्यादा जनसंख्या जिहाद और लव जिहाद और तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, तो आपको एक विलन बनाकर दे दिया इस पूरे फाशिस्ट सिस्टम ने, जिसमें मार्केट का भी उतना ही रोल है जितना कि हिंदुत्व ब्रिगेड का रोल है। तो बात सम अप करने में बस यही है कि हमें थोड़ा सा अपने एजुकेशन के जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारी समझ है, वो हम कहीं ना कहीं बड़ी एलिटिस्ट है कि हम समझते हैं, जैसे हम सीए आंदोलन जब चल रहा था तो एक ये बात हुई थी कि जो आंदोलनरत महिलाएं हैं, क्या उनको पता भी है कि ये सीए कानून में क्या लिखा है? तो ये कितना एलिटिस्ट आइडिया था अपने आप में कि हम जो महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रही हैं, जो शायद गेटो से आ रही हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको लीगल एक डॉक्यूमेंट्स और उनके सारे पेचोखम उन सब की नॉलेज हो। ये उनकी उनकी एक्सपीरियंशियल, उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने जिया है कि वो कैसे दोयम दर्जे के नागरिक हैं, और ये कानून और लाया गया जो उन्हें अब खुलकर कह रहा है कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तो ये समझने के लिए उन्हें कानूनी भाषा समझने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो हमें अपनी जिंदगियों को समझने के लिए और हमें थोड़ा एजुकेशन का जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको हम वापस ले जाएं और अपने मूल जिंदगी से उसको जोड़ें। तो ये एक रेजिस्टेंस का मेरी समझ से ये एक पहलू हो सकता है। और बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का बहुत सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। फरवा ने बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही सटीक ढंग से अपनी बात रखी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाकी पहलुओं पर, जो अर्जुन ने जो गिनाए थे उनसे जोड़ते हुए। उन्होंने काफी सारे अंग्रेजी टर्म्स का इस्तेमाल किया है, तो मैं काफी संक्षेप में, क्योंकि हम समय भी थोड़ा सा टाइट चल रहे हैं, फिर भी मैं संक्षेप में उनकी बात रखूंगा। उन्होंने कहा कि जो शी सेड दैट द होमोजेनाइजेशन व्हिच इज बीइंग ब्रॉट बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी as another element is that it is trying to suppress the diversity of our nationalism, our national struggle, and our anti-imperial struggle and our history, so that during the British times, during the colonial times, actually the exploitation, the economic exploitation of the empire was felt more strongly by the marginalized communities. And so the resistance which built up and which we are trying to build up, or which should be built up through education, has to be very diverse. It has to reflect our rich cultural legacy and our heritage. But this is being actually pushed out. So when you push for a uniform curriculum, uniform course, this actually promotes the hegemony of one community, say one region, one language. So the more uniformity there is, it actually is trying to suppress our diverse and multifaceted country, our history of this country. Another thing she said is that when the NEP talks about a world-class university, it is already putting the former colonizers, the so-called modernized country, industrialized nation, at the top speed, at the as like the thing to follow, that we have to copy them, they are the best. And so then it becomes sort of a project to produce a workforce for the global market. She said that while actually the possibilities which should have been explored were that science students are also connected to social sciences, medical students, other science students, so that we can develop a system where we can address the different sections of the society, and we can take the country forward through this through this interdisciplinary, inter-community approach. But actually this is going in the other direction. And she said that, for example, because how science is disconnected, so the young students of today are making these apps like TechForge,
or bully buy or sulli deals, and are, you know, they are auctioning Muslim women's profiles, their photos, and they are talking abusive things against minorities, against women on other platforms like this discussion app. What is it called? I'm missing the name. Clubhouse. Yeah, Clubhouse. So she said that rape culture is being normalized, hate is being normalized. So the new education policy, instead of addressing this, is actually moving towards a more, you know, technocratic sort of direction. And then briefly, she addressed the question of unemployment also. She said that in Uttar Pradesh, her organization and other organization had been involved in this Chhatra Yuva Rozgar March, Yuva Mange Rozgar, to make employment an election issue and to demand that unemployed people should be given a stipend, if not jobs. And jobs, and that is to, you know, sort of establish that it is the government's responsibility to give them jobs. But he said that instead of that, you know, like Arjun said, she connected with Arjun, that the youth are given a sense of purpose through communalism, that, you know, they can feel pride about ABC things being done for the Hindus, or in a hate towards a particular community. And instead of focusing on jobs or on their life issues, on transformation, they are, you know, stuck in this trap. And she said that you know, we are going ahead with the elitist understanding of education and of the society. You know, she said that when during CA NRC, this question was asked, that whether women, you know, actually understand what they are fighting for, the Muslim women. But she said that actually they understand it better than anybody else, because they have, throughout their lives, they have faced different kinds of marginalization, and that is why they are the best suited to fight against it, to take the to define the fight. So these are the things that she underlined. Now to take the talk forward, actually I think the cohesion is very good. I will invite our next speaker. She is Ravali Medari. She is from Hyderabad. She has done her post-graduation from Hyderabad Central University and has been associated with the Ambedkar Students Association. And she will be speaking about the struggle of, you know, from a Dalit feminist, Dalit woman perspective within education, and also about Telangana, what is the situation there. So I give the dais to Ravali. Hello, Jai Bhim everyone. Revolutionary greetings to all who are on the platform. Today I'll be speaking, pondering few more points, adding on to Arjun and Faza about national education policy. So there are a few concerns with respect to the national education policy that has been few policies that have been brought on. There's these are very manipulative words are inserted, like fancy words like philanthropy, and also internationalization, and also school complex, and like light and tight, and also few more fancy words like this. So the problem here is if you try to understand and analyze these terms, there's nothing free. Actually, you know, in the name of free education, this policy has is actually restricting education rather than making it free. And also to add, it distorts the context of education, like especially the history that we have learned so far. And also it opens up education to more of commercialization and market. With I'll give you more examples. You know, this the word philanthropy that is added, basically no country, I mean internationalization also, no country, hundreds of you know, global universities will be welcomed to India, and you know, you get to study in greater universities and all. But how are they coming? With what motive will they come? Will education be free? Will reservation be implemented? Before bringing all these policies, I think it's high time that the government think about the resources that we actually have here in our country. And
the choice-based credit system that is introduced with this NEP. Like, we are asked to choose the subjects, like according to our wish. But then the problem is, are there enough teachers who can teach all these subjects? Are there enough resources that will help us venture into different new academic fields? No, without any ground study, you simply bring out these kind of new policies with fancy names and then restrict education to only certain class of people. Are amenities or any is the government actually ensuring that education is actually accessible to all the strata, like cutting across caste, class, and gender? I, being a Dalit girl, I had the privilege to go to an English medium school, study in an English medium school, and none of my cousins had the opportunity. And here in the place where I stay, there's only one English school, and I have been there. It's a missionary school with a low budget, like a low budget private school. So after all this, I came to university, and I get to see this kind of new policies which actually restrict my caliber to read, caliber to write. And I, being a Dalit student on campus, especially when it comes to my department, which is like highly Brahminical, when I was part of Rohit Vemla's struggle, I've been called to the office and like questioned. There is this subtle way of making students not to go to protest. There is subtle way of threatening them that their marks will be cut. So all these things I have faced personally, and also the problem again with the curriculum that is being designed by certain departments, even on the campus or in the schools in general, the state syllabus or the CBSE, NCERT, whatever. So, I, being an anthropology student, we had this course called Castes in India or Indian Society. So, a majority of the work, if we actually get to read, will be written by Ambedkar and other social reformers who have struggled for equality of caste and class in the country. But surprisingly, none of the professors actually selected any of the readings that are supposed to be read by us who are studying Indian society or castes in India. So, systematically, we are eliminating certain things that are actually that deserves a read, which are very much important to be read to understand the societal construct. And also, there's a lot of fight against reservations, like anti-reservation in like many states. The thing is, the point that they raise is like, but from a Dalit household, like if my father, like let's say my father is a government employee, so they say, the general statements that these anti-reservation protesters usually say is that your father has a government job and still you are claiming reservation and all. So without any proper authentic study or any kind of survey, if anybody for that matter brings out these kind of statements, I think it's foolish, because bring out a proper statistics, bring out proper a survey or anything like that, and then maybe fight for reservation or fight against reservation, because there are many other women. We have been kept away from education like for whole 2000 years, and then now if you're coming out into public domain and talking about our struggle to get to the place where we are, all these kind of anti-reservation, anti-caste and all these things pop up in a very wrong notion. So before
anybody. I mean, one should not actually discredit the struggles that are faced by any Dalit or Dalit woman. Here, I being a Dalit woman, I have to cut across the caste and the gender to reach to the place where I am. And also, when we come back to this implementation of reservation in the universities, University of Hyderabad has seen a lot of struggles. I mean, AISA, I work for Ambedkar Students Association, and I have seen, students struggling to get their fellowship done or claim their fellowship. If actually there is a lot of fund cut in certain departments, and then even after some students getting some fund, there is a delay in disbursement of fund. And recently ASA also posted something like this. There is a delay in disbursement of funds for the students because there's no proper staff to kind of do the procedure. I mean, there are only few staff who are overburdened with all of this. So these are kind of real life examples where we are not there is no access to study, there is no access to fund. Even if there is fund, there is delay and all these things. And I personally want to point out like 1-2 things which has happened during my campus life is although Dalits read so much to be in the class, like to be in the competition line. I have been in the competition line with many of my friends, but then most of the professors thought I was there just to be there, or they never gave opportunity to speak or to present a paper. Rather, there are professors who used to refer my batch students to somebody, some conferences, seminars and all. Referring me was a problem to them because they did not want, this is everywhere, not just with me. I'm here, I'm speaking, I've got an opportunity to speak. So there are many other students who did not get the opportunity to either present or to speak like this. So coming back to national education policy, there is this choice-based credit system. The thing that pesters me is when there is no choice at all, like when there is no proper teacher to teach in the institute, like how can I choose? I mean, the choice that is given depends on the availability of the subject and the teacher itself in the school or university. So without any kind of knowledge, like whether there is enough staff, whether there is enough resource to kind of look into, or whether there is amenities that can like actually support the policy, these kind of policies are brought up and just thrown on us simply. So I also want to add 2 other points where taking examples of how the students are burdened with this kind of new policies which lack a lot of background study. I mean, I feel saddened to actually think of Anita or Jyoti who because of NEET who have like committed suicide because they could not clear through because of this policy level Yeah, Ravali, we can't hear you. Yeah, so I think, yeah, now. Yeah, please speak. We can't hear you.
Can you unmute yourself? Am I audible now? Yes, yes. Now we can hear you. So what I want to say is there is no accessibility of education to a greater section of society while we look into this new education policy. And also a lot of importance is actually given in this academic circle to mundane things, like they're inculcating new kind of, like they're celebrating yoga day and other things, and also the kind of dress code that they have implemented for this convocation and all. So these are like the lot of importance is given to mundane things like this, which doesn't actually have any relevance, rather than saffronizing the educational institutions and all. I also have a question, like in the recent trade alliance that Modi has gone to talk to the Uzbekistan and other things, like did that actually happen on traditional line when we are heading towards this uh, digital era? Did that I mean and when academic spaces are turning are asked to turn into traditional lines, the trade alliance or any other alliance for that matter, any other international agreement for that matter, is that actually happening on traditional lines, or how is the country getting affected by all of this? Like why education is taken into consideration when it comes to tradition, culture and all, but not all the other things. I mean, I don't want everything to get traditionalized, but it is important that we talk about why education's uh, academic sphere is turning into a space where tradition has become more important. Like I also feel a little scared when I think that does this go back to the 2000 years? I mean, will all the Dalits be systematically deprived or discriminated from education? Or not just Dalits, in Dalit, Bahujan, Adivasi and Muslim communities, will everybody be systematically sidelined, so that only the superior Hindutva Brahmanical sects can uh, just get into education, and all the other spheres associated with these? And not just this, but not just education, like there is a lot of emphasis in the new education policy about vocational training. So does that this vocational training to an extent might help to students, but already the education that we have got as a millennial kid, the kind of education that I've got when I was in school is, you read whatever it is there in the book, reproduce the same in the exam paper, and then you get mark. That is how most of the private educational institutions and the government educational institutions have run and are running. There's no kind of creativity that is imparted into the students' curriculum. So moving to vocational training literally means that, I mean, it is becoming more obvious that the purpose of education is sidelined. Like here, emphasis on vocational training or vocational courses means that you are preparing for to get a job. The sole purpose of vocational education is to get a job, be there in some job. This is not creating any kind of mm, skill in us. Rather, the students are the future machinery to work for the country. I mean, I'm more or less like a machine. I'll work for the country with the minimum skill that is given to me. There's no kind of creative sphere where we can think about new systems in education, like
there's no creative thought that is put into the students. Like I'm there, I'm working for a new, for an education-based project in which this online, a lot of students are not able to reach out, like from the rural backgrounds. A lot of students are not able to attend the Zoom classes or online classes. So they have brought in something from an international organization has made this idea of bringing low technological intervention into the studies. Like, why can't our government do something like this? Why shouldn't it think of resources like even in Telangana, there is a lot of closure of schools. Like so many schools are shut down, like permanently, because they lack resources. I wonder why the government has to close the schools. Rather, there are many unemployed people whom the government can recruit to teach the students and build infrastructure and put in the needful resources into the school so that the students does not drop out. The 4-year undergraduate program also, which is in the national education policy, it also camouflages the dropout rate from this 4-year program. Many women who discontinue, there is a very less scope for them to join back to the college, join back to the school. So I think rather than making education free, it is putting a lot of restriction and lot of imposition on students, like do only this and not according to your wish or something like that. I thank NAPM for giving me this opportunity, and I hope I have like pondered some insightful views. I'm looking forward to listen to all of you. Thank you. Thank you, Ravali. रवली ने मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैंसी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि चॉइस बेस्ड शिक्षा, या आपको अलग अलग तरह के विकल्प दिए जाएं, हर तरह की जो है पढ़ाई करने के अवसर दिए जाएं, लेकिन इसमें बड़ी चालाकी से इस बात को छुपा लिया गया है कि इसके लिए रिसोर्सेस कितने हैं, इसके लिए शिक्षक कितने हैं, इसके लिए संस्थान कितने हैं, उन चीजों में लगातार कटौती हो रही है। तो जो चीजें जो बेसिक चीजें हैं वही अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये एक तरह का दिखावा है, और बल्कि ये एक छोटे से वर्ग के लिए इन चीजों को सीमित करने के लिए, कि एक छोटे से वर्ग के लिए काफी फैंसी चीजें रहेंगी और बाकी सब के लिए जो है जितना है उसको भी कम किया जाएगा। फिर उन्होंने रोहित विमला वाली स्ट्रगल से जोड़ते हुए अपने अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने अनुभव रखे कि कैसे जो है शिक्षकों द्वारा लगातार जो दलित पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनको नजरअंदाज किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो है एक विषय था जो कि था ही कास्ट इन इंडिया के ऊपर, लेकिन उसमें जो पूरी रीडिंग लिस्ट थी वो अम्बेडकर और बाकी जाति विरोधी चिंतकों की थी, लेकिन उन रीडिंगों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। और इसी तरह से मान लीजिए क्लास में कोई जो है सवाल पूछना है, छात्र पर ध्यान देना है, तो उनकी उपेक्षा की जाती थी। और उन्होंने कहा कि इसी दौरान बहुत सारे आरक्षण विरोधी आंदोलन सामने आए, जिसमें कहा गया कि मान लीजिए किसी के परिवार में एक जन को आरक्षण मिल गया है तो और किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये सारी बातें हवा में हो रही हैं और अभी भी जो है ज्यादातर दलित महिलाएं जो है वो इससे बाहर कर रखी गई हैं। तो पहले इसका आप आंकड़ा निकालिए कि कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। जो 2000 साल का हमारे साथ भेदभाव हुआ है उसका आप आंकड़ा निकालिए, तब आप जो है मेरिट की बात कीजिए, वो बात गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो नई पॉलिसीज उनमें डेटा नहीं है। फिर एनईटी
की उन्होंने बात की कि जैसे सेंट्रल सारे सिस्टम हमारे ऊपर थोपे गए हैं, तो ज्योति और अनीता जैसी छात्राओं ने सुसाइड कर ली, क्योंकि जो मेडिकल एंट्रेंस का सिस्टम है वो उनके लिए बिल्कुल इनएक्सेसिबल था, उनका वहां पहुंचना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा बहुत सारी गैर जरूरी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि योग जो है हर जगह योग कराया जाएगा, या हम कॉन्वोकेशन में भारतीय परिधान पहनेंगे। तो उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन की बात सिर्फ वहीं आती है जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जा करके हमारा जो सेंट्रल एशिया में मोदी ट्रेड का जो हमारा पारंपरिक जो हमारी पारंपरिक इकोनॉमिक्स है उसको बदलते समय कहीं ट्रेडिशन की बात नहीं आती है, लेकिन जहां शिक्षा और सामाजिक चीजों की बात आती है तो वहां एकदम ट्रेडिशन और परंपरा की बात आती है। और उन्होंने कहा कि फिर हमें यही लगता है कि परंपरा, ऐसी परंपरा लाई जा रही है जिसमें जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, मुसलमान हैं, क्या उनको शिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा? कि यही परंपरा को वापस लाने का यही मतलब है। फिर उन्होंने कहा कि जो 4 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम, वो किस तरह से लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी सिर्फ नौकरी, सिर्फ एक तरह के मार्केट के लिए तैयार करने पर फोकस्ड है, और उसके बजाय इसके कि एक पूरी जो है समग्र शिक्षा उनको दी जाए। और उन्होंने कहा कि जैसे तेलंगाना में बहुत सारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे अगले स्पीकर को बुलाऊंगा, जो कि अभी तक जो बातें चल रही थी उससे थोड़ा अलग हटकर बोलेंगे। अंशुमन साइकिया। अंशुमन जो है वो असम में एक थिएटर परफॉर्मर हैं, वो निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं, और साथ ही पूरे असम में अलग अलग जगह वो बच्चों के साथ थिएटर के वर्कशॉप करते हैं। तो आज की शिक्षा में थिएटर का क्या हिस्सेदारी हो सकता है बच्चों के लिए, उस पर बात रखेंगे, और थोड़ा असम में जो अभी राजनीतिक परिदृश्य है शिक्षा से जुड़ा हुआ, उस पर बात रखेंगे। अंशुमन। Hello everyone, namaskar सभी को. I hope you guys are well in this tough time, and thanks NAPM for inviting me as a speaker for this session. It's an honor, to be honest. I'm Angshuman Saikia from Assam. I've been working in the field of art and theater for a very long time now. So I'm Assamese, so I don't have any native language. My native language is Assamese, so I'm not good at in both languages, English or Hindi too. But I'm gonna use a lingua franca, if you don't mind. Sorry for that. तो हिंदी भी बोलूंगा मैं. हमारे भाई वो अर्जुन मेहर, वो भाई ने एक बात बोला. He addressed that education is not for getting a degree and getting a job, and it's not for the personal gains. I strongly agree on that. Education is not for that. मैं कुछ बात बताना चाहूंगा आप लोगों को. मैं नाटक करता हूँ. I'm a theater personality. नाटक करता हूँ, इसका कारण ये नहीं कि कुछ और नहीं कर सकता. I choose to be a theater worker. I'm from a middle class family, so I'm serious. My father still is a theater worker. If you know that, if you were a theater worker, you don't have that kind of financial help. So we start something new. I've been facing a lot of troubles for my job. It's my job actually. Theater working is job. मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो अर्जुन मेहर ने बोला कि उसका सिचुएशन है कि उसने बोला कि the purpose of our education should be changed. इम्पोर्टेंस देना चाहिए इस बात को, क्योंकि हम लोग जो है नाटक के लोग हैं, लेकिन हम लोग अनपढ़ नहीं हैं. लोग समझते हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोगों का कुछ और काम नहीं है, इसलिए नाटक करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. It's a funny story, but आप लोगों को अच्छा लगेगा.
my mom, she's a housewife. My father is a theater worker. I mentioned earlier. I have an elder brother. He has a private job. He's got it recently. But when I decided, I was studying in Cotton University. I have done honors in English from the university. So when I was doing masters from Gujarat University, I decided that I'm gonna join theater. I don't know, but I decided somehow. Then I mentioned in my house that I'm gonna join a theater community. I'm gonna do dramas and acting for the rest of my life. Everyone was shocked. My mama said that, "अरे क्या कर रहा है बेटा? ये क्या कर रहा है तू?" बोले क्या ये इतना एजुकेशन तुझे दिया, इतना एजुकेशन हम लोगों ने दिया, तू यही करेगा क्या? So my mom was, my father, he didn't say any word, but my mother asked me, why are you going to do this, son? मैंने मम्मी को बोला कि क्या चाहिए मम्मी आपको? What do you need? मम्मी ने बोला कि अरे जॉब कर ले भाई. We toiled hard for you. We toiled hard for to तो कि तुम लोगों को कुछ पढ़ाई हो जाए, तुम लोगों का हायर एजुकेशन हो जाए. मैंने बोला हो गया ना. तो बोलेगा कि इतना मास्टर्स कर रहा है अभी तू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से तो क्या करेगा अभी नाटक करके? तो तुझे जॉब नहीं मिलेगा ना. आई सेड दैट मामा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं नाटक करके भी खा लूंगा, मैं कुछ कमा लूंगा. मम्मी ने बोला डोंट डू इट सन, वैसा मत कर यार, डाका डालेगा क्या बैंक में, चोरी करेगा क्या? मैं नहीं मम्मी, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ तो मिलेगा ना नाटक, ईमानदारी से अगर कुछ करोगे तो आपको कुछ मिलेगा वापस. तो मम्मी ने बोला कि ठीक है. मैंने मम्मी को बोला रिटर्न फेवर मत मांगो. अब आप लोगों ने हम लोगों को एजुकेशन दिया ना, आप लोगों का पढ़ाया हम लोगों को, इसके रिटर्न फेवर मत मांगो कि आप लोगों को नौकरी चाहिए. मम्मी ने बोला अरे हम रिटर्न फेवर नहीं चाह रहे, तुझे तो चाहिए ना जॉब. मुझे बोला नहीं चाहिए. मम्मी asked, what do you need in your life? Money is everything. And I told my mom that, mom, I know you were you were complaining because the amount of money I'm gonna get from the theater work is not sufficient, but it's sufficient for my self-satisfaction, and I'm gonna use my education that you have given to me for the society through the field of theater and art. And she was happy with my dialogues. That particular dialogue, she said, okay बेटा जो करना है कर ले, पैसा मत मांगना मुझसे. So ऐसे ही हम लोगों का कुछ स्टार्ट हुआ था मेरा फील्ड ऑफ थिएटर का जर्नी. So I want to address some particular topics, some major topics, that the education system in Assam, the higher education system. Iqbal ji mentioned earlier that in Bihar the students were brutally beaten by the police, and similar incident happened in Assam during the CA movement. If you guys know that. It was bloodshed, students versus the authority. It was not good scenario. I cannot forget that protest of students for the CA in Assam. Though the clash between the government and the students in Assam are very common nowadays, and it's especially the higher educations. The higher education, which I consider, is not that great, in Assam, because it's still going on in Guwahati University, which is considered to be one of the best universities in India, and in Assam it's the best university. They consider, so-called, I think. So in Guwahati University, a protest is going on. A protest is going on about students are not given enough time. The time period that the authority given them is not enough to appear for the exam. They have given just 3 months to appear for the end semester exam. The students sit in protest in the university campus. That is not good, अपने यूनिवर्सिटी में हक को मांग के प्रोटेस्ट करना, ये सब शोभा नहीं देता, क्योंकि नहीं करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उस लेवल पर जाना ही नहीं चाहिए. मतलब देखो,
6 months का कोर्स है 3 months में खत्म करने को बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा. It's necessary to give them the right amount of time to prepare for any exam, whether it's offline or online. It doesn't matter. So this is the class, ongoing class is going on happening in Assam, Guwahati University. हो रहा है, बहुत लोग protest कर रहे हैं. Then I कुछ और भी बताऊंगा उस protest के बारे में. और the higher education system in Assam is not that great, I mentioned earlier. With all those great ambitions on paper, I say, because those are not enough. You know, on paper things are different, but in real life, in practical life, the universities in Assam, not only in Assam, in India, is far behind from other universities around the world. Whether on ranking, it's symbolic. In ranking, it's symbolic actually. Whether in ranking or standards, those universities are far behind from other universities in the world. So we cannot consider the higher education in India is great. Actually, I'm not opposing that. I don't want to comment. I don't want to pass any biased comments about the education system, but it's true. It's the thing that we have to deal with. You know, let go of higher education. The basic education, the primary education in Assam is pathetic, I would say, because, you know, I don't know whether because of the outdated, you know, pedagogy, or yes, outdated pedagogy or outdated syllabus, or the lack of extracurricular activities, the negligence of, you know, mother tongue, which is a red hot topic in Assam to discuss. Mother tongue, you know, a girl in the Guwahati University protest on a signboard, which was, you know, it was not grammatically correct. The board was like, no harassment students, no harassment student. She forgot to, you know, write the two, no harassment to the students. People in Assam are making fun of that signboard. She's gone viral. She's gone viral because of that, you know, grammatical mistake. But she was there to protest for all of us. I don't sit in protest, to be honest. I don't participate in protest, but I do things which is for social good, which is I call the activism in my way. That's different thing, but that's the point, you know. The mother tongue, which is a part of, you know, Indian mother tongue is, or Assamese, Assam's mother tongue is Assamese. But here, students in Assam, the small students here, Assam, don't know how to speak Assamese properly. Their parents don't want them to speak Assamese. It's strange, you know. They think that the language is that what defines the intelligence of a student. If you can see the developed countries like Italy, China, Japan, they don't speak English. Their first language is not English. But in Assam, a small region from English language is, I don't think who is gonna define their quality, character, intelligence. It's funny actually. And or other than that, if you heard about the word, I'm gonna mention it before. I'm gonna mention it after. The outdated pedagogy. I wanna say something about that. And I have been working in the field of theater for a long time. I give workshop, children's theater workshop, which helps the student to evolve as a human, not as an actor. And all those things, all those extracurricular activities like dancing, singing, theater, art, acting, all those things are gonna help them in all way, all perspectives. You know, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप बच्चों को क्या ड्रामा वर्कशॉप देने से वो लोग एक्टर्स बन जाएगा, नसीरुद्दीन शाह बन जाएगा, आदिल हुसैन बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना.
ऐसा नहीं है, वो कुछ सीखेंगे। वो वर्कशॉप लोगों को लोग बनाना सीखेंगे, इंसानों को इंसान बनाना सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिक कुछ नहीं होगा, लेकिन कलेक्टिवली हम कुछ करेंगे। बहुत जरूरी है कि चिल्ड्रंस को वर्कशॉप दे आप लोग, पेरेंट्स अपने मदर टंग में कुछ सिखाए। वो नाटक जो हम करते हैं ना मदर टंग में करते हैं, हिंदी भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश में तो नाटक नहीं हो सकते हमारे असम में। तो लोगों को सोचना चाहिए, पेरेंट्स को एम्फेसिस देना चाहिए, मतलब क्या जरूरी है क्या नहीं है। देखिए हम लोग असम में आप लोग अब पीपल स्टार्ट टू प्रिफर प्राइवेट स्कूल्स रादर देन गवर्नमेंट। It's not all their fault. Parents want their students to be a good student, scholar one, I don't know, but it's somehow they prefer private schools. It shows the failure of our government. It shows the apathy towards our future of the children. वो क्या करेगा, मतलब हमारे स्टूडेंट्स को अगर इग्नोर कर देगा, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकेगा, तो अपना नेशंस को नेग्लेक्ट कर देगा। वो सेम ही ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा है स्कूल की, कोई बात नहीं, क्योंकि होना ही चाहिए, लेकिन देखो क्यों होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ करेगा नहीं। आप लोगों को पता नहीं असम में स्कूल का मतलब क्या सिनेरियो है। मैं भी असम में I studied in a government school. Yeah, because my father and mother was not that financially stable to give me get me the education in or get me the admission in a private institute. That's okay. I somehow managed to escape. That's okay. But the private schools are giving opportunities to the student. And the Jatiya Vidyalayas, Assam Jatiya Vidyalayas, and all those Jatiya Vidyalayas in Assam are, taking huge steps towards the future of our student collectively. I'm not gonna say that academically, but collectively. So this is my these things we need to give torch on, light up the topic, because ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसी टॉपिक पे मतलब देखना चाहिए कि एजुकेशन सभी लोगों के लिए होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं है कि कुछ करे, मतलब लोग पर्सनल गेन्स के लिए यूज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलूंगा क्योंकि एजुकेशन तो सभी को चाहिए। अब देखिए जो हमारा ऊपर है ना, जो सलाह रहा है हमारे देश को, उसको भी चाहिए, और जो मतलब वोट देने के लिए जाएंगे जिसको पता नहीं है कि क्या होगा, उसको भी चाहिए वोट। तभी तो एक देश अच्छा हो पाएगा, ये नेशन कैन बी ग्रेट। ओके, सो इसी टॉपिक में मैं बोलना चाह रहा हूँ, ताकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, थिएटर वर्कशॉप हो, कुछ भी हो, लोगों को वो जो बताया ना, वो रावली जी ने बताया कि people are talking about education policy. We don't have any here in Assam especially. क्रिएटिव होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिव होना चाहिए, और क्रिएटिविटी तो आप लोगों को पता ही कहाँ से आते हैं वो। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो लोग सुनेगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना एजुकेशन जरूरी था, एजुकेशन नहीं लिया तो क्या करेगा अभी लोग, हम लोग ही कुछ करना पड़ेगा। सो इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और NAPM को थैंक यू देना चाहता हूँ कि ये अच्छा ठीक स्टेप ले रहा है। और हम असम से, तो मैंने पहले भी बोला कि I'm gonna use a lingua franca, कि हमारा नेटिव लैंग्वेज असमी से, so sorry for that। मैं यही करके समाप्त करना चाहता हूँ। शुक्रिया अंशुमन। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ये बोला है CM के बारे में, कुछ बोला। हमारा CM जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है कि he is the 7th most popular CM in India। he's something is I don't know talk about that, but that incident, what's the point of getting the highest qualified exam in the country if someone's gonna be treated like that? वो CM ने उसको कुछ बोल दिया कि वो देख लो, आप लोग देख लिया आप लोगों ने, वो ऐसा कोई बात नहीं। हम गुवाहाटी में मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, हम लोग बहुत घंटे तक वो PM CM और वैसा मिनिस्टर, मतलब उसके लिए रहना पड़ता है हम लोगों को, ऐसा खड़ा होने के धूप में रह रहे हैं। वो तो हम लोगों को यूज तो हो गया, लेकिन वो क्या था मुझे तो पता है, वो क्या था मुझे पता नहीं। देखिए एक कुछ होना, वो DC साहब को गाली दे रहा है। वो DC होने के लिए हम लोग, वो जो लोग मैंने बोला ना सोसाइटी में एजुकेशन को पढ़ाई में यूज
कुछ जॉब करने के लिए यूज करते ना, वो ये हाल होगा उन लोगों का। वो सीएम ऐसे बोल के जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा बोल नहीं पाएगा, वो किसी और को बोल नहीं पाएगा। जी, आप आगे सेकंड राउंड में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू अंशुमन। इन्होंने दोनों हिंदी अंग्रेजी में बोला है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनुवाद की बात जरूरत नहीं है, पर उन्होंने मुख्य रूप से एजुकेशन के कंटेंट को लेकर बोला कि, और अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने थिएटर में रहना चूज किया, और कि जो है पढ़ाई सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, उसके और जो है रचनात्मक उपयोग हो सकते हैं, होने चाहिए। और फिर असम की शिक्षा के बारे में कहा कि भाषा, मातृभाषा में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है। एक साथी ने टिप्पणी में लिखा कि वो चूंकि लोअर असम से हैं, तो उनकी मातृभाषा बंगाली है, तो जो है फिर उस पर भी उन्होंने जो है उसमें ऐड किया। चर्चा हम आगे ओपन सेशन में जारी रखेंगे। और इन्होंने, अंशुमन ने सरकारी स्कूलों की बुरी हालत पे भी असम में उसमें भी रोशनी डाली, और कैसे अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रही है कि 3 महीने के भीतर एंड सेमेस्टर एग्जाम करवाए जा रहे हैं पूरा सिलेबस कराए बिना, तो उसके खिलाफ स्टूडेंट्स बैठे हैं आंदोलन पे, और ये शोभा नहीं देता, मतलब ये नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं उज़मा को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि वैसे उत्तर प्रदेश से हैं, और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन अभी आईआईटी गांधीनगर गुजरात से वो मास्टर्स कर रही हैं कॉग्निटिव साइंसेज में। और वो जो है स्पेशली हिस्ट्री को जो डिस्टॉर्ट करने का राइट विंग का प्रोजेक्ट है, और जो यूनिवर्सिटीज पर अटैक हुए हैं उस पर अपनी बात रखेंगे। वेलकम उज़मा। Yes, thank you Iqbal ji. Thank you for the introduction. सबसे पहले तो आप सबको आदाब. Good evening everyone. I'll keep switching between English and Hindi as per my convenience, so please bear with me. I've been listening to everyone, and this series of discussion has been going on since 1 month now. And different people, friends coming from different backgrounds have shared their insights regarding issues that they hold strong opinions about, and their opinions have been informed by their personal experiences. So this is the idea of education that I believe education should do, that we are able to reflect and criticize and put forth our opinions about subjects that we believe are important. So here, since my fellow panelists have been shedding some light on their specific issues that they feel most about, so I'll be trying to looking here from a broader perspective and connect the dots so that we can understand how fascism attacks education as a process, and how we should address it as a collective and as an individual both. So this is my agenda here for speaking. Okay, so there was one thing that I found amazing, that even though we have been talking about this for so long, we have not been able to exhaust the topic. There's still so much to talk about, and we have not addressed everything that's there to talk. And I mean, the sky is limitless, except in this case, it's the ground. So anyway, it was fascinating, so I wanted to point it out. There's this thing that I want to say right at the outset, that there are different individual issues pertaining to the discussion around equitable education for all, and at the same time there are overlaps in these issues which in turn lead to a collective impact on people holding multiple marginalized identities. If I explain this through an example, when I mean, I can say that I come from a Muslim background, so I am a minority. I come from a minority community, and I also hold an identity of a woman. And if I belong to queer community, then I have another marginalized identity to think about. So this makes the fight against fascism exponentially difficult and intertwined. In other words, very complicated.
So the first question that came to my mind as I was reading the topic was that what does fascism do to education? What is it that it takes away from us? मतलब इतना बुरा क्या है, क्यों हम इस पे 1 महीना सर्व कर रहे हैं और बातों पर बातें किए जा रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ला रहे हैं, इतना क्या बुरा है और हमें इसे क्यों एड्रेस करना है? तो इसको समझने के लिए हमें ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, साथ ही हमें इंडिविजुअल इश्यूज को भी देखना होगा, दोनों चीजों को साथ लेके चलना होगा। हमें एज अ कलेक्टिव भी फाइट करना है और हमें एज एन इंडिविजुअल भी समझना है कि हम अपनी जिंदगी में कैसे इसमें सहयोग कर सकते हैं और इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो इन दिस लाइन, education, I believe it begins with the schools and continues till the students reach colleges and universities. So under a fascist regime, there will be the notion to nurture obedience and conformity right from the beginning, moral blindness and easy agreement to make to turn the masses into a mob that can be used for their agenda. There's this notion to nurture obtuse nationalism, willingness to follow orders so that it will be easier for them to be controlled. So all of these make way for a totalitarian society, far away from the idea of a socialist democracy or any kind of imagination of a society that could be just. I mean, there's nothing just in a fascist society. Education is treated as a commodity rather than a basic human right of all the citizens, as we have been discussing this right from the beginning of this session as well. Arjun ji and Farwa both shed some light on this based on their own experiences, so I will not go in detail about that. I would rather focus on a different issue here. So it creates new hierarchies to perpetuate oppression and discrimination. Whoever has power has the control over the mainstream discourses. क्या चीज कौन सा मुद्दा डिस्कस किया जाएगा, मीडिया हाउसेस किसको एड्रेस करेगी, किस पे जनता ज्यादा एंगेज करेगी, मतलब स्यूडो इश्यूज क्रिएट करना और उस पे जनता को बहलाना या जो भी, मतलब मुख्य मुद्दा से भटकाना. So and the people who are in power have all the means at their disposal to spread and advertise their agenda. A clear road to sort of a psychological domination by redefining ideas and concepts in the state's interest that would serve their purpose. So as we have been talking about the fascist regime, we should also talk about how democracy has its implications on curriculum, education, and teaching in a broader sense. It has big implications, yes. We want our students to be able to think for themselves, to make judgments based on arguments and evidence, to develop minds of their own. We want them to ask fundamental questions that are important, questions that matter for the public interest and for their own individual good as well. So encourage them to pursue the answers wherever they might lead. Fascism would do the opposite of all of these things that I just mentioned. So there's no space for dissent, for questioning, or even doubt, as we have all been seeing how the state has been silencing dissent, arresting people who have found the courage to question the government, their intentions, or anything on that line. जो सत्ता की तरफ नहीं है वो बुरा है और गलत है. So there's no space for dissent. Talking about space, there's this notion to create further divide between educational spaces and people belonging to oppressed and marginalized communities. Coming down to my topic of interest, the practice of erasure or sort of distortion of history, presenting false information, fake news, and sort of a propaganda to control masses, turn them into a mob,
So whenever a fascist regime takes control, it attacks the educational institutions, attacks the public, intellectuals, students, activists, whoever poses a threat to their intention. We have been witnessing all of this happening in the past few years. We heard that professor from Central University of Kerala was suspended in May, if I'm correct, because he held a debate in this class where the motion was that BJP RSS are proto-fascist, and he was suspended for that. So this brings me to mention the implications of the new education policy, and also to say it again that education can very well be used as a tool of domination. So firstly, there are three major concerns. Firstly, it aims at restricting the education rather than making it free and universal. Secondly, it distorts the contents of education, particularly history. And thirdly, it opens up the field of education for market forces to exploit for their profiteering, like privatization करके और कंपनीज को और प्राइवेट लोगों को मतलब एजुकेशन को ओन करने का एक्सेस देकर. Exactly what I mentioned earlier are dangers for fascism for education. And if I quote Professor Irfan Habib, noted historian and professor emeritus of Aligarh Muslim University, he said this when UGC approved the history syllabus for the BA courses. He said that the syllabus approved by UGC speaks only about kings, queens, religious figures, and doesn't show much concern for the common people, how they lived and what their troubles were. We would like to have details of economic history, development of ideas, technology, and women's history these days. I mean, history is not just about kings and queens and palaces. It's more than that. UGC syllabus is manifestly racial because it begins with the concern to prove that Indians were original Aryans. How does it matter to the youngsters that who they were? At the same time, they're bringing this racial issue into India by their manifestly anti-Dravidian position in claiming the Indus civilization only for the Aryans. That claim is put forward by a simple change of nomenclature. I mean, they are calling it Saraswati Sindhu civilization instead of Indus or Harappan civilization. Here, Ivanov also said that there's also a confusion between the myth and facts. Another interesting thing is that the caste system is not at all discussed in ancient India and only comes into picture in the period of the Muslim rule. On the other hand, Shudras and others are just pushed under the carpet. Rajputs are thought to be important, and students are pushed to study their origin. The saddest part is Akbar has been ruled out of the syllabus. His opponents, including Rana Pratap Singh, Queen Durgavati, are to be studied by the students. So the students who study medieval India don't even get to study Mughal architecture or art. It has completely been erased from the syllabus. This is not history, but bad mythology, and totally opposed to the scientific spirit that must motivate our knowledge. So the question remains, how do we reclaim education from fascism? How do we liberate ourselves from its shackles? I mean, there has to be some way to counter this. And as someone said, I think it was Ernst Bloch, if I remember correctly, he said that we must believe in the principle of hope. A Marxist does not have the right to be a pessimist. Na ummide kufr hai. Something along that line. I believe as many people here who have joined us and who will watch this later, they will agree with me here as well, that the biggest weapon we have to counter fascism attacking education is education itself. I mean, to counter fascism as an authoritarian and tyrannical structure, we have education as a weapon in our hand.
That is why we have spent so much time to discuss it. That is why we understand the need to bring education at the center of the politics of resistance. Our priority should be to awaken and develop our critical, imaginative, and historical sensibilities all at once. I mean, gradually, not at once, but we have to focus on all these, and to develop a collective language of critique and hope. We have to keep hoping for a better world, not worse. Education, both in its symbolic and institutional forms, has a central role to play in fighting the rise of fascist cultures, mythic historical narratives, and the emerging ideologies of Hindutva nationalism, all that we have been talking about. So to address this, education as a form of cultural work extends far beyond the classroom. We need to understand this because its pedagogical influence, while it might seem to be imperceptible, it is crucial to challenge and resist the rise of fascist pedagogical formations and their rehabilitation of fascist principles and ideas. We have to make sure that we stand against the numbing indifference that is being cultivated by the people who are in power, despair or withdrawal of a typical individual self. Because these days, especially during a pandemic, people have been isolated for so long that they have sort of lost touch from the communities that they are a part of. So it's only natural if their thinking is affected by it. So we need to make sure that we use education to address these issues as well. And I had one more point. Okay, so we also need to create these cultural apparatuses and formative cultures as a whole that do the pedagogical work of promoting civic courage, fostering the capacity to listen to others, sustaining complex and engaging in sustaining complex thoughts and engaging in social problems. Teaching or imparting education is not limited to classroom, and rather it can be imparted more effectively if we build it culturally. That is my understanding, as I believe. So we have no other choice if we are to resist the increasing destabilization of democratic institutions, such as regulatory institutions that provide for people's basic needs and their personal and political rights. And in addition, I would also say that there is also the need to resist the increasing assault on reason, the collapse of distinction between fact and fiction, and the taste for brutality that now spreads like a plague in this nation. Okay, yeah, I'll just conclude in 1 minute. I just have to make some points for the intervention that I believe we have to make as a society to reclaim fascism. Reclaim education from fascism and move towards liberation for all. This might be a Freudian slip. So critical thought and the imaginings of a better world present a direct threat to a neoliberal paradigm. So we need to focus on cultivating critical thinking among students and in coming generations, in which the future must always, the capital and the identities that it legitimizes, neoliberal paradigm, I'm talking about neoliberal paradigm, capital and the identities that it legitimizes merge with each other into what might be called a dead zone of imagination and repression. So this dystopian impulse thrives on producing distinct forms of violence. So it is crucial for educators to remember that language is not simply an instrument of fear, violence and intimidation or whatever. Language is also a vehicle for critique,
civic courage, resistance, and engaged and informed agency. We live at a time when the language of democracy has been stripped of its promises and hopes, but we need to believe that if fascism is to be defeated, there is a need to make education an organizing principle of politics and justice. In part, this can be done with a language that exposes and unravels falsehoods, systems of oppression, and corrupt relations of power, while making clear that an alternative future is possible. Yeah, I think I've made my point. Thank you. Thank you so much. तो उज़्मा ने पहले तो बाकी वक्ताओं ने जो बात रखी उसको एक सूत्र से जोड़ने की कोशिश की, और फिर उन्होंने जो हमारे इतिहास को जिस तरह से बदला जा रहा है उस पर विस्तार से बात रखी। प्रोफेसर इरफान हबीब को उन्होंने कोट किया कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे इतिहास को दोबारा से राजाओं, रानियों और युद्धों का इतिहास बनाया जा रहा है, और उसमें से जो आर्थिक इतिहास है, जो आम लोगों का इतिहास है, उसको गायब किया जा रहा है। जो है नस्लवादी चीजें वापस लाई जा रही हैं कि भारत के आर्य लोग जो है वो भारत के मूल निवासी थे। जो द्रविड़ इतिहास है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, और जो है कहा जा रहा है कि ये सरस्वती सिंधु की सभ्यता है, क्योंकि वो हड़प्पा का नाम नहीं लेना चाहते, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम नहीं लेना चाहते, तो कह रहे हैं कि ये सरस्वती सिंधु की सभ्यता है। फिर इसी तरह से अकबर का उल्लेख जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अकबर के विरोधी थे वो राणा प्रताप हों, चाहे शिवाजी हों, इस तरह के लोगों को जो है सिर्फ उन्हीं लोगों का इतिहास बताने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो मुगल आर्किटेक्चर हो, मुगलों के बारे में जो भी चीजें हैं उनको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा आज का जो विषय है, अच्छा मैं इस बीच में कह दूं कि अगर किसी को कोई सवाल या टिप्पणी हो तो वो कमेंट बॉक्स में दे दें या सोच के रख लें। हम बहुत छोटा सा एक प्रश्नोत्तर का सेशन रखेंगे, प्रश्नोत्तर और चर्चा का, जिसमें स्पीकर्स भी, वक्ता भी अगर एक दूसरे से कोई बात करना चाहें या कोई सवाल पूछना चाहें या कमेंट करना चाहें तो ब्रीफली 2-5 मिनट में, हम 2 मिनट में उसको खत्म करेंगे। तो उज़्मा ने कहा कि जो अगर हम फासीवाद से लड़ना है तो उसका तरीका भी शिक्षा से ही निकलेगा, और उन्होंने कहा कि उम्मीद हमारा धर्म है, नाउम्मीदी कुफ्र है, जैसे उन्होंने हिंदी में कहा कि जो है और उम्मीद हमें शिक्षा से ही निकल कर आएगी, क्योंकि शिक्षा ही वो औजार है जिसके जरिए जो दमित लोग हैं वो इस सिस्टम से लड़ने की कल्पना तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं शायद बहुत एग्जैक्ट अनुवाद न भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो हम सब के अंदर एक, खासकर कोरोना के दौरान एक सुन्न पड़ गए, हम नंबनेस आ गई है, तो उससे निकालने का काम भी शिक्षा और एक जो है उम्मीद की भाषा अगर हम विकसित कर पाए तो जो है वो ही हमें एक बदलाव की तरफ ले जा पाएगा। और संवाद पर उन्होंने जोर दिया कि कैसे विभिन्न वर्गों के बीच में संवाद हमें दोबारा से शुरू करने की जरूरत है, जिसके जरिए ही हम एक प्रतिरोध की राजनीति, एक शिक्षा को फासीवाद से निकालने की मुहिम जो है उसको शुरू कर पाएंगे। तो मैं ओपन सेशन की शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि सभी वक्ताओं ने, और फिर ओपन सेशन के बाद हम सभी वक्ताओं के पास जाएंगे 2-2 मिनट के लिए, उनसे दोबारा टिप्पणियां लेने के लिए। तो बहुत समग्रता से और अलग-अलग देश के हिस्सों से, अलग-अलग समुदायों से, अलग-अलग पहचानों से बात रखी गई, और जो तस्वीर उभर कर आ रही है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो यही है कि कैसे एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, और दूसरा जो है शिक्षा के कंटेंट में बदलाव के जरिए, चाहे वो FYUP हो, वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए भी आ रहा है, पर और भी संस्थानों के माध्यम से आ रहा है, जो हमारे हिस्ट्री के संस्थान हैं और बाकी चीजें हैं, तो नामकरण की राजनीति जैसे है। तो ये पूरी तरह से एक हमला है, और इसमें मुझे
ये आज से नहीं है। जैसे प्रोफेसर कृष्ण कुमार कुछ साल पहले एक लेक्चर दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज अगर हम फासीवाद, भाजपा, आरएसएस का उभार देखते हैं तो ये 70 और 80 के दशक में उन्होंने खासकर जो सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और अन्य संस्थान हैं या जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार थी, उस समय से वो लगे हुए हैं कि नफरत फैलाएं और देश की संस्कृति और इतिहास का एक विकृत चेहरा लोगों के सामने रखें, बच्चों को पकड़ें, और वहीं से ये चीज उनकी सफल रही है। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि अगले राउंड में या जो ओपन सेशन में उसमें बात हो कि इसमें बदलाव कैसे हो। जो सबसे आशा भरी बात है वो ये है, जैसा मैंने कहा कि किसान आंदोलन और एनटीसीए, एनआरसी के पहले या उसके दौरान भी जो सबसे बड़ी आवाज इस सरकार के खिलाफ, फासीवाद के खिलाफ उठी है, वो भी हमारी यूनिवर्सिटियों से उठी है। और इसीलिए भी हमला सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज पर ही तेज हुआ है, चाहे वो पुलिस का हमला हो, चाहे वो यूजीसी के माध्यम से हमला हो, या जो है उनकी विश्वविद्यालयों की संरचना बदलने, स्ट्रक्चर से बदलने से जुड़ा हमला हो। So the attack is also the resistance is also coming from the universities, and the attack is also the highest on the universities. But at the same time, we must not forget that the common people who are already beyond these universities, how they can be connected to this struggle. And I think that is the biggest challenge in front of us, how to take this struggle outside of the premier institutions. So at the same time, we have to fight to preserve our institutions, but also to incorporate those who are not part of these institutions, who are already excluded. So for example, when Farwa mentioned the struggle among the unemployed, that is actually very important, so that they also have a stake in the struggle. So I open the dais. Anybody can. I don't see any questions in the chat box. चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं आए हैं, तो जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल या टिप्पणी रख सकते हैं। मीरा, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, हम समअप में अगर विदिशा नहीं है तो, बट और कोई साथी को कुछ कहना है अभी? जो नॉन पैनलिस्ट है वो भी, या इवन द पैनलिस्ट? पैनलिस्ट के पास तो मैं क्विकली जाऊंगा, एक एक करके उनको बुलाऊंगा, वो 1-2 मिनट में अपनी बात रखें या एक दूसरे से भी बात करें। तो और कोई अगर बोलना चाह रहा है? अगर नहीं तो फिर मैं सेम ऑर्डर में फिर से अर्जुन से कहूंगा। अर्जुन है? जी इकबाल भाई। हाँ, आप 1-2 मिनट में बात रखें। कैसा लगा आपको सेशन? आपको क्या जोड़ना है अपनी बात में? नहीं, सबसे पहले तो एनएपीएम का धन्यवाद। मैं डीयू में आके एनएपीएम को जाना, मेधा पाटेकर जी से भी मिला एनएपीएम के साथियों के माध्यम से ही। तो सबसे बड़ी जो मैंने एक बात कही कि मैंने यहाँ आके दिल्ली में सीखा, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। और अभी इकबाल भाई यहाँ पे एक बात कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी से आवाज उठी है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां से आवाज उठती है। आपको नजर आएगा जेएनयू, आपको नजर आएगा डीयू, जामिया नजर आ जाएगा, एएमयू नजर आ जाएगा, बीएचयू नजर आ जाएगा, कोलकाता में नजर आ जाएगा वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, जादवपुर आ जाएगा, एचसीयू आ जाएगा नजर, आपको जो आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन देश के अंदर इनके अलावा भी तमाम यूनिवर्सिटियां हैं, वहां भी करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उन स्टूडेंट्स को कैसे छात्र राजनीति, और छात्र राजनीति में भी प्रोग्रेसिव राजनीति, इससे जोड़ा जाए, उन चीजों को समझाया जाए और मूवमेंट को वहां तक लेके जाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और तभी अगर हम इस चुनौती में सफल हो गए तो मुझे पूरी उम्मीद है हम फांसीवाद को जरूर हरा पाएंगे, और जो हमारे मूल उद्देश्य हैं वो उनकी एक दिन हमें पूर्णतः प्राप्ति होगी। धन्यवाद। शुक्रिया अर्जुन। फरवा? फरवा आप? जी हम इकबाल जी, मैं अपना वीडियो ऑफ करके बात कर लूं थोड़ा सा? जी बस एक यही बात रखनी है
कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई हुई थी और सभी ने उसको देखा और काफ़ी उस पर चर्चा हुआ कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है हमारे देश में और इनइक्वालिटी किल्स उसका टाइटल था। तो इनइक्वालिटी की ये हालत है कि अगर टॉप 1% की जो वेल्थ है अगर उसको एक ग्राफ में पिक्चर करने की कोशिश की जाए बाकी सारे लेवल्स के साथ तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसा लिखा था कि वो ग्राफ में पुट करना ही उसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो बार इतना ऊपर जा रहा है। तो बात हमें यही रखनी है कि एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमें एजुकेशन को इस तरह से देखना चाहिए कि इनइक्वालिटी शुड बी एट द सेंटर ऑफ एवरी डिस्कशन और हम ये बात लोगों तक ले जाएं और पुरजोर तरीके से कि लोग भी इस बात को और ज़्यादा समझें और फिर उसके बाद जो यही बात हम बार बार उठती है कि जो कारवान के सबसे आखिरी में चलने वाले लोग हैं हम उनसे सीखें, उनसे समझें हम कि उनकी जो लिव्ड रियलिटीज़ हैं, जो एक्सपीरियंशियल रियलिटीज़ हैं, उनको केटर करते हुए हमारी पॉलिसीज़ बने, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो और कोई भी जो नीतियाँ बन रही हैं देश के लोगों के लिए। बस यही 2 इम्पोर्टेंट बातें अपने हिसाब से हमें रखनी थी। जी, शुक्रिया। जी, बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि इनइक्वालिटी हमारे डिस्कोर्स के और हमारे जो एक्शन के भी सेंटर में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड लोग हों। Ravali, before I invite you, I would like to apologize for not being able to translate the whole discussion because of the time constraints. But please make your intervention, a short intervention about it. First of all, I would like to thank NAPM for giving this opportunity, and I think we should all work together to create alternatives to reach out. In a way that education is accessible to everybody at individual level and also as a collective. And we should keep the spirit of struggle of Jyotiba Phule, Ambedkar, and Periyar all together in fighting against all the fascistic forces and which are hindering the growth of all the Baujan communities. Salutes to Gauri Lankesh and also Professor Bandukwala, which I forgot to actually say. And thanks. It's a great opportunity. I feel after like 4 years, I'm getting to speak to students and like on the same line what I think. So thank you so much. Thank you. Ravali, now moving on to Anshuman. Anshuman, a short intervention. Comments? Hello, last में एक बोलना चाहते हो in order to make the change, you have to be the change. It's important to have the courage to be different, to be creative, education for all. Education अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए करो. यही कहना चाहता हूँ. कुछ करना चाहे तो खुद के लिए करो, लेकिन डिफरेंट करो तो सोसाइटी जो हेल्प हो सके, जो वही करना चाहता हूँ. थैंक यू आप लोगों को, शुक्रिया. जिंदाबाद. थैंक यू. जिंदाबाद. उज़मा, आप अपनी बात रखें. जी, बस हमें एक बात कहनी थी. This is for, I mean, if we are discussing about education, so I just wanted to add one more point for educators to make the political more pedagogical and the pedagogical more political. So in order to recognize, I mean, on one hand, pedagogy is always a struggle over agency, identities, desire, and values. And on the other hand, it is to recognize that it has a crucial role to play addressing important social issues and to defend public and higher education as a democratic public sphere. So I just wanted to add this. Thank you. So
all the speakers made very, like I said, very important and very different interventions. सबने अब बात रखी और वही बात उभर के आई, खासकर जैसे उज़मा ने अभी आखिरी में कहा कि ये सिर्फ शिक्षा को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये समाज को बचाने की लड़ाई है, राजनीति को बचाने की लड़ाई है, जो कि शिक्षा के जरिए ही संभव है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई को ज्यादा राजनीतिक बनाने की जरूरत है और राजनीति में पढ़ाई के सवाल को ज्यादा बीच में रखने की जरूरत है। तो ये ही जो है मुझे लगता है, और जैसा कि इन्होंने अर्जुन ने कहा और फरवा ने भी कहा कि हमें उन तबकों तक पहुंचना होगा जो अभी तक इस संघर्ष से नहीं जुड़ पाए हैं। कुछ विश्वविद्यालय हैं जो लीड कर रहे हैं, कुछ छात्रों का एक तबका है जो कि खासकर जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन से हैं जो जहां सोचने समझने की सुविधा है। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में ऐसे शिक्षक भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है, ऐसी चिंताएं भी नहीं है जो आप समाज के बारे में और व्यापक शिक्षा के बारे में सोच सके। पर बाकी जो तबका है सबसे बाहर है, उससे कैसे जोड़ा जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर है यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कर ही रहे हैं, और NAPM और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म भी, अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच है, अन्य प्लेटफॉर्म हैं जो इस पर डटे हुए हैं। पर इससे हमें अपना एक प्रमुख चिंता बनानी होगी। We have to bring education to the center of discourse, of political discourse, because it is actually shameful to see that there are elections going in some of the largest and most important states in India, like UP and 4 other states, and education is not one of the main things being discussed. The BJP has been successful in making community, caste and religion as the central point. So so that is our challenge, to how to bring education back to the center of discourse, political discourse, social discourse. And I thank you everybody, and I invite this is a tradition, a people's movement tradition, that we like to sing also songs of resistance. So like Meera is saying, Ravali would do the honors for us. We would request her, and then after that we'll end the program. Ravali, a song. Am I audible? Yeah. So just that I have spoken about my campus life and all, so I just felt, since Miradi asked, I should not turn down her request. And also, it's been so long. Yeah. Thank you so much. I hope you all know this "Kaisa Ye Dharam Hai, Kaisa Ye Karam Hai" song by Sital Chhale. I'll be singing like few lines of it. इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अरे गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, अरे गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीते, पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीते, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के चीटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के चीटे। जानवरों जैसा
जानवरों जैसा हम पे बर्ताव किया है, जानवरों जैसा हम पे बर्ताव किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी, चुपी जंजीरों से चुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है, चुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, देशद्रोही कह के देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है, देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति जाति विनाश को ही हम आजाद कहते हैं, जाति विनाश को ही हम आजाद कहते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं। जय भीम एवरीवन। Thank you. Amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Ravali. बहुत मतलब इसके बाद कहना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। मतलब हर बार जब ये गाना कोई साथी गाते हैं तो रोहित, राधिका अम्मा सभी बिल्कुल नजर के सामने आ जाते हैं, वो पूरा संघर्ष सामने आ जाती है HCU का, जिसके मतलब ये मोदी सरकार आने के बाद इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूवमेंट्स व्हिच आई थिंक all of us to this day draw strength from, and of course whether it is justice for Rohit or justice for Najib, for whom Fatima Ami also fought such a and continues to fight such a brave battle, whether it is Dr. Payal, whose parents Abida Tadvi and all have been fighting a brave battle. So many of these parents, families, their communities have been struggling. So along with these students who fought, I think we also salute and remember all these families, these communities that are continuing to fight, whether it is caste discrimination, any form of injustice, Islamophobia, patriarchy, एंड ये पूरे जो 500 सत्रों में बहुत सारे साथियों ने जो अलग अलग बातें कही, एंड आई थिंक टुडे सेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेशंस. ईच स्पीकर ब्रॉट इन सो मेनी डायमेंशंस, सो मेनी insights from their own personal experience and from your own analysis. तो बहुत आई थिंक एक प्रकार से मन भर आए और ताकत भी मिलता है. और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स टू Iqbal for very beautifully, I think, connecting the entire session and keeping all of us glued until now. Almost 2.5 घंटा हो गया है, but I think we have all been listening very intently. So summary तो आप साथियों ने दोनों बातों के द्वारा एंड गीत के द्वारा दे ही दिया है. So I think that's about it. Thank you so much all of you for joining, and totally agree with what all of you were saying, and especially
towards the end when Balu was also saying that it's important to शायद कभी एजुकेशन इतना पॉलिटिकल नहीं था जितना आज के दौर में है. So फासीवाद के दौर में education is probably one of the most it has to become even more political. It is being politicized from one side by the Saffron Brigade and by the Brahminical forces. So how do we, those of us who imagine education as a means of emancipation and liberation, हम कैसे शिक्षा को देखते हैं और हम कैसे and शिक्षा beyond campuses and beyond classrooms हम कैसे गांव-गांव तक बस्ती-बस्ती तक जोड़ते हुए एक सही में नई शिक्षा, नई आजादी की एक संकल्पना कर सकते हैं, उसकी उस दिशा में आज की भी बात हुई है. So thanks to all of you, Zindabad, and we'll just end with a small video that we thought we would play, which is a tribute to all the anti-CAA protesters. जैसे हम सभी जानते हैं पिछले 2 सालों से and बहुत सारे इसमें युवा साथी हैं जो लगातार UAPA केसेस फेस कर रहे हैं. कुछ साथियों को, बहुत कम साथियों को बेल मिला है, बहुत सारे साथियों को अभी बेल भी नहीं मिला है. उनमें से बहुत सारे छात्र मुस्लिम कम्युनिटी से है. So there's a very clear targeting that is happening on students, especially students from minority and Muslim communities. So as NAPM, as all students, I think we stand in solidarity with these young people. We also demand, part of our demand is also to demand for liberation of these students from jails, ending oppressive cases like UAPA, and in fact withdrawal of cases like UAPA itself. So we'll just play that small video, and thank you again, all of you. These 5 sessions have been extremely rich and significant. Please watch the previous sessions if you have not on NAPM's blog. NAPM के blog पर और Facebook page पर सभी sessions हैं. तो पिछले सेशंस को आप जरूर फेसबुक पर या ब्लॉग पर बाद में आप देख सकते हैं. अगले हफ्ते 6 बजे हम फिर एक और युवा संवाद के सत्र के साथ आप सबसे जुड़ेंगे. धन्यवाद, एंड विल प्ले द वीडियो एंड एंड द सेशन. तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ, फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राख, वापस जाओ. कब तक झेलेंगे ये काली रातें, और ढकेले तुम्हें वापस जाओ जाओ जाओ. कूचे कूचे से गूंजे हैं नारे, ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ. सब मिलकर अब करते ऐलान है, हम ठुकराते तुम्हें वापस जाओ जाओ जाओ. बुलंद आवाज़ें सुनकर वो कांपे, मिलकर चिल्लाओ वापस जाओ जाओ जाओ. जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ, फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों. So thank you everyone, and we hope you keep joining NAPM's future programs, especially the Yuva Samvad series also.
And thank you so much for joining us today. Absolutely. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर वक्ताओं का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सबसे मिलके अच्छा लगा और उम्मीद है कि आगे भी शिक्षा को बचाने और फांसीवाद से आगे निकालने की लड़ाई में हम सब शामिल रहेंगे। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो. And that has been Ambedkar's slogan, and I think that is the guiding path for all of us. Thanks to all the speakers. Just a quick mention in the chat, as Ati had written, and a very important point that it's also important to mention the many attacks that are happening on Christian schools and missionary institutions as well. So definitely across all minorities, I think what we are actually seeing right now, and this is the worst form of Brahmanism, the targeting of all minorities. We saw it happen with the Sikh community as well during the Kisan Andolan. And there's a much longer history of attack on Muslim and Christian institutions and faiths. So definitely in solidarity with all these struggles. Zindabad, and thanks to all of you. Zindabad. Namaste.